Okay. Okay, Jai Hind everybody and welcome to the psych session. तो मैं सर्टेन चीजें यहाँ पे आप लोग अभी एसएसबी के लिए जाएंगे तो आपको बेसिक चीजें कुछ क्लियर होनी चाहिए अबाउट द साइकोलॉजी टेस्ट। क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि लोग साइक टेस्ट को इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है। वो सोचते हैं कि एसएसबी इज ऑल अबाउट फिजिकल्स, ठीक है, वहां पे डिस्कशन और ग्रुप टास्क को ये है। और साइकोलॉजी टेस्ट एक सिंपल स्टोरी राइटिंग या सेंटेंस राइटिंग टेस्ट है। जबकि ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी जो है इधर ही बेसिक आपका पूरा बेस बन जाता है कि वेदर आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि नहीं है फॉर बिकमिंग एन कमीशन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस। आपके अंदर वो OLQs हैं कि नहीं है। तो ये OLQs क्या है, ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या हैं, और ये कैसे देखी जाती है जब आपका साइक टेस्ट होता है या आपकी GTO होता है या आपका जब इंटरव्यू होता है, तो ये कैसे देखा जाता है। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई स्टोरी राइटिंग स्किल्स नहीं देख रहा है। आप आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने जा रहे हैं कि ना कि कहीं पे नॉवल लिखने के लिए जा रहे हैं या कोई स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं कि तो यहाँ पे आपकी स्टोरी राइटिंग स्किल्स नहीं देखे जा रही। तो और ना ही आपका यहाँ पे कम्युनिकेशंस या वो देखा जा रहा है कि आप कितना अच्छा सेंटेंस बना लेते हैं। वो सब नहीं चेक हो रहा, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी टेस्ट हो रही है। तो आप समझने की कोशिश करो कि साइकोलॉजी टेस्ट है क्या। यहाँ पे मेरे को किस चीज के लिए टेस्ट किया जाएगा। जब भी ये टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, तो किस चीज के लिए टेस्ट किया जाएगा और मुझे किस वे से अपने आप को चेंजेस लेके आने हैं या किस वे से अपने आंसर्स को मुझे चेंज करना है, सो दैट कि वो जो भी साइकोलॉजिस्ट के पास जब आपका डोजियर जाता है, जब वो चेक होता है, तो उसमें से OLQs निकल के आए, तो पता लगे साइकोलॉजिस्ट को कि हाँ, इस कैंडिडेट का बिहेवियर पैटर्न ये है, या इस कैंडिडेट की साइकोलॉजी, इसके अंदर इतनी OLQs हैं। कुछ ट्रेनेबल होते हैं कि जो कि कभी कभी होते हैं कि OLQs, सर्टन OLQs नहीं होते हैं कैंडिडेट के अंदर, लेकिन वो ट्रेनेबल होते हैं कि मतलब वो ठीक है भाई, अभी नहीं है, एज अभी परमिट नहीं कर रही, कि हो सकता है कि अभी नहीं है, लेकिन कल कोई ट्रेनिंग में जब जाएगी, जब ये एनडीए ज्वाइन करेगी या आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए जाएगी, तो अपने आप ये डेवलप हो जाएंगे। तो कुछ OLQs ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि आपकी ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। तो वहां पे ये चेक होता है कि वेदर जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, तो उसमें आप कितने खरे उतर रहे। जब आपके प्रेजेंट करने की बात आई, जब आपको आपका सामने जब आपको प्रेजेंट करने में OLQs निकालने, जब उसकी बात आती है, तो कितना आप उसमें खरे उतरते हैं। नाउ तो ये OLQs क्या है, क्योंकि यहाँ पे जब साइकोलॉजी टेस्ट होती है, तो मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा एसएसबी में होता क्या है, एसएसबी की पूरी जर्नी कैसे होती है। फिर उसके बाद ये OLQs क्या है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या चीज है, कि मतलब और ये हर चीज से कैसे निकाली जाती है। तो ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज निकाली जाती है हर टेस्ट से। जैसे कि आपको पता ही होगा कि साइकोलॉजी में होता है, तो सबसे पहले TAT होता है, थियमेटिक एप्सॉर्प्शन टेस्ट, फॉलोड बाय WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, फिर SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एंड SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। नाउ अब ये समझने की कोशिश करो, अगर स्टोरी राइटिंग होता तो थियमेटिक एप्सॉर्प्शन टेस्ट की जगह होता स्टोरी राइटिंग टेस्ट, तो यहाँ स्टोरी राइटिंग नहीं है। सेकेंडली, अगर सेंटेंस राइटिंग होता तो सेंटेंस राइटिंग टेस्ट होता, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट नहीं होता। यहाँ पे वर्ड एसोसिएशन, यानी कि आप उस वर्ड को किसके साथ एसोसिएट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर वर्ड को आप कहाँ लेके जा रहे हो, किसके साथ उसको जोड़ रहे हो, उस वर्ड को किसके साथ आप संबंध बना रहे हो। तो वो इस चीज का टेस्ट है ये, ना कि सेंटेंस राइटिंग का टेस्ट है। वो बचपन में होता है, जब क्लास 4th 5th में होता है, जब टीचर आती है ब्लैक बोर्ड पे वर्ड लिख दिया, उस पर सेंटेंस बनाने के बोर्ड पे, वो लैंग्वेज टेस्ट होता है। वहां पे यहाँ पे आपकी लैंग्वेज टेस्ट नहीं हो रही, यहाँ पे ग्रामर टेस्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे आप पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आप साइकोलॉजी टेस्ट में जा रहे हैं, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी टेस्ट हो रही है, ना कि आपकी यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट हो रही है
ये इंग्लिश टेस्ट हो रही है या कि ग्रामर टेस्ट हो रही है। अगर आपकी इंग्लिश पुअर है या आपके सेंटेंस सही भी नहीं बन रहे या आपकी ग्रामेटिक मिस्टेक हो रही है, डजंट माइंड, अनलेस आपका मेन जो आप कहना चाहते हो दैट शुड कम आउट। तो ये चीजें मैं बताऊंगा कैसे क्या क्या चीजें आगे फर्दर जो मेरी क्लासेस होंगी उसमें सारा कुछ एक एक टॉपिक को कवर करूंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हर टेस्ट जो होता है, चाहे वो टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी जो भी हो, उसमें ओएलक्यूज कैसे निकाले जाते हैं और उसको कैसे हैंडल करना है आपको विद इन दैट लिमिटेड टाइम। क्योंकि हर जगह यहाँ पे आपको हैंडीकैप किया गया है टाइम से, इसलिए किया गया कि आपको सोचने का टाइम ना मिले और आप बेसिकली आपके अंदर का जो रियल रिएक्शन है वो बाहर आए, तो उसी से साइक निकल के आएगी। क्योंकि यहाँ पे आप कुछ रट के नहीं कर सकते हैं, चाहे थीमेटिक हो, यहाँ पे पिक्चर्स जो होती हैं, जो आपको फोटो दिखा के स्टोरी लिखनी होती है जिसपे, तो ये जो पिक्चर्स है आप ये मत सोचो कि कहीं से भी उठा के रख दी गई हैं, कोई मतलब किसी बच्चे को बोल दिया स्केच बना दे, वो आपको दिखा के स्टोरी लिखवा रहे हैं उस पे। एंड वो देख, ये पिक्चर्स जो होती है डीआईपीआर में, जहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च ऑफ इंडिया जो दिल्ली है, जहाँ पे एक से एक साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर्स है, वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोटो को जब हम दिखाएंगे, ठीक है, वो अलग अलग फोटोग्राफ होती है। अगर फीमेल कैंडिडेट है उसके अलग होगी, एनडीए का कैंडिडेट है उसके अलग होगी, सीडीएस का कैंडिडेट है उसके लिए अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे एज का डिफरेंस आता है। जब एज का डिफरेंस आता है तो सोच में भी डिफरेंस आता है, तो इसलिए वो फोटोग्राफ्स अलग अलग होती है। फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो फीमेल बैच है, तो उसमें 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 जो फोटोग्राफ्स दिखाई जाएंगी दैट विल बी मोर रिलेटेड टू योर, जो बोलते हैं कि ज्यादातर उसमें फीमेल की साइकोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड होगा, ना कि मेल की साइकोलॉजी से। तो ये चीजें मैटर कर, तो अब उस ये जब आप स्टोरी के माध्यम से आपका बिहेवियर पैटर्न उसमें निकल के आता है, तो साइकोलॉजिस्ट वो पर्टिकुलर देखना चाहता है कि मतलब जो फोटो डिजाइन की गई है कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोटोग्राफ में जब कोई स्टोरी लिखेगा तो उसके अंदर का ये बिहेवियर पैटर्न निकल के आएगा। वेदर इट कैन बी बोथ वे, मतलब नेगेटिव साइड भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर ओएलक्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये दोनों चीजें मैटर करती है। तो अब आता है कि नहीं निकल के आता, वो चीज आपकी स्टोरी में चेक की जाती है। वो मैं जब टीएटी के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको अभी एसएसबी की पूरी जर्नी के बारे में बताता हूँ, एंड देन विल डिस्कस अबाउट ओएलक्यू की ऑफिशियल क्वालिटीज क्या है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पीआईक्यू फॉर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जहां से वो उसके बारे में जब मैं आऊंगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो स्लाइड्स के थ्रू मैं अभी आपको बता दूं कि एसएसबी में ये वो 5 दिन बेसिकली होता क्या है, एंड देन विल मूव ऑन टू ओएलक्यू। ओएलक्यू का भी बताऊंगा कैसे ये ओएलक्यू आपका निकाला जा रहा है, थ्रू द साइकोलॉजी टेस्ट, थ्रू द जीटीओ टेस्ट एंड थ्रू द आईओ। ये 3 एसएसएल्स होते हैं, ये 3 वो ओएलक्यू कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब वो चेक करने का मतलब निकालते मतलब इसका ये मतलब है या तो आपके पास है या नहीं है। और तीसरा एक होता है डाउटफुल, जिसके बोलते हैं कि अगर नहीं है तो क्या मतलब उसको हम ट्रेनिंग के दौरान इसके अंदर वो ला सकते हैं या नहीं ला सकते। ये 3 कैटेगरी के आपके असेसमेंट होता है। तो मैं अभी उसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कि जैसे कि आपने रिटन एग्जाम दिया होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है एसएसबी फॉलोड बाय मेडिकल, एंड उसके बाद मेरिट लिस्ट। ये 4 हर्डल्स को आपको पार करना है। तो पहला तो आपने ऑलरेडी पार कर लिया, नाउ हम आ रहे दूसरे मेडिकल आपके एसएसबी के ऊपर। तो सबसे पहले जो होता है, आप डे 1 जो शुरू होता है, जो आप जब वहां पे अराइव करोगे, सबसे पहला दिन जब आते हैं तो वहां पे
आप जहां पे भी पहुंच रहे हो, आपको अपने रेलवे स्टेशन पे या एक पॉइंट दिया जाएगा जहां पे आपको रिपोर्ट करना है, गिवन डेट या गिवन टाइम, जैसे कॉल लेटर में होगा उसमें सब दिया होगा, आपको वहां पे रिपोर्ट करना है। वहां पे रिसेप्शन सेंटर होगा, बाय द एसएसबी रेप होगा जो आपको रेलवे स्टेशन में मिलेगा, और आपको वहां से आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू ले जाएगा एसएसबी सेंटर में, जहां पे आपका चेकिंग होगी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो बोले गए हैं लाने के लिए वो आपके कॉल लेटर में होगा। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें होता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, तो साथ में वो डॉक्यूमेंट्स लेके जरूर जाओ। और अगर बाई चांस वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, इस चीज को याद नहीं है, तो कुछ ऐसा वो होना चाहिए कि प्रोविजनल हो, कि आप स्कूल से ले ले कि हाँ ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा आगे चल के। ठीक है। नाउ फिर उसके बाद जैसे आप एसएसबी में पहुंचेंगे, सबसे पहले जो भी एसएसबी बोर्ड का जो प्रेसिडेंट डिप्टी प्रेसिडेंट होता है, जो कि आर्मी में किसी क्या बोलते हैं कर्नल रैंक का होगा, और एयरफोर्स में होता है कोई ग्रुप कैप्टन रैंक का, और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये आके आपको एड्रेस करेंगे सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, आपको वहां पे चेस्ट नंबर पहनना है। वो जीटी आके आपको पहना, जो कि सारे कैंडिडेट जितने भी हैं, मान लो कि वहां पे अगर 250 कैंडिडेट है तो पूरा 1 से लेके 250 तक के सब लोग अपना अपना चेस्ट नंबर करते हैं। उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि अभी आपका क्या क्या टेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद करने के बाद नाउ सबसे पहले फिर शुरू हो जाएगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कैंडिडेट्स के अंदर सारी क्वालिटीज होती हैं, कि अगर वो स्क्रीनिंग क्लियर कर गया होता तो वो रिकमेंड भी हो गया होता, लेकिन वो स्क्रीनिंग ही नहीं क्लियर कर पाया। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या चीज इंपॉर्टेंट और क्या चीज देखी जाती है, मैं सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद जब स्क्रीन टेस्ट होता है तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो भी स्क्रीन इन कैंडिडेट्स होते हैं उनको वहीं पे रोक लिया जाता है, जो स्क्रीन आउट होते हैं उनको वापस भेज दिया जाता है, जो कैंडिडेट्स वहां रुक जाते हैं उनको चेस्ट नंबर री अलॉट करते हैं, फिर से अलॉट करते हैं। और उसके बाद पीआईक्यू फॉर्म भराया जाता है इन डुप्लीकेट, इसके बारे में मैं पीआईक्यू में के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके इंटरव्यू वगैरह भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ये है पहला दिन का प्लान। और उसके बाद क्या होता है, डे टू शुरू होता है। अब क्या होता है कि जो एयरफोर्स के जो कैंडिडेट्स है उनका जो है पहले दिन डे 1 में ही शुरू हो जाता है साइकोलॉजी टेस्ट, जो कि यहाँ पे डे 2 पे होता है। वहां पे एक रीजन है, क्योंकि उनका सीपीएसएस टेस्ट भी होना है, तो उनको एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो डे 1 में ही उनके जैसे जो स्क्रीन इन कैंडिडेट होते हैं उनका या तो सीपीएसएस टेस्ट शुरू हो जाता है, नॉर्मली उनका क्या करते हैं साइकोलॉजी टेस्ट शुरू कर देते हैं। और जो बाकी आर्मी एंड नेवी के कैंडिडेट्स हैं उनका डे 2 में साइकोलॉजी टेस्ट शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी टेस्ट में आपका थियोमेटिक एपर सबसिस्टम, जिसे हम बोलते हैं टीएटी, टीएटी टेस्ट होता है। ठीक है। फिर उसके बाद फॉलोड बाय डब्ल्यूएटी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, फॉलोड बाय एक ब्रेक होता है इसके बाद, इसलिए ब्रेक जानबूझ के दिया जाता है, क्योंकि थियोमेटिक टेस्ट और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बाद आप उस समय क्या, आप सिर्फ आपके पास जो टाइम था वो टाइम एसएसबी ने दिया था कि आपको 4 मिनट के अंदर स्टोरी लिखनी है, आपको 15 सेकेंड के अंदर सेंटेंस फ्रेम करना है या वर्ड एसोसिएट करना है। तो उसमें सोचते सोचते क्योंकि कोई पर्टिकुलर वर्ड आप जानते नहीं कौन सा क्या आ सकता है, तो आपको सोचते सोचते आप एक तरह से सेमी कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, आपका माइंड जो है सेमी कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ पे एक ब्रेक जरूरी होता है उसको वापस लेके आने के लिए। तो 10-15 मिनट का ब्रेक होगा, फॉलो ब्रेक के बाद एसआरटी होता है। अब ये जो है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपकी फुल स्टेट में किया जाता है, कि जहां पे आपका माइंड वापस वैसे ही बन चुका है। ठीक है। कि मतलब जहां पे आपको अब यहाँ पे आपको टाइम जो है आपके हाथ में दे दिया जाता है कि अब आपको 60 सिचुएशंस है, उसको आपको आधे घंटे के अंदर रिएक्ट करना है। तो अब वो आधे घंटे के लिए अब वो आपके ऊपर है, आपके टाइम दे दिया, आप चाहे पूरा पूरा आधा घंटा एक ही एसआरटी में लगा दें या पूरा 60 कंप्लीट करें, ये टाइम आपके ऊपर दे दिया टू सी योर आप कितनी जल्दी और कितना एक्यूरेट डिसीजन लेते हैं, या आपको अपने हाथ में टाइम दे दिया जाता है। इसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। ठीक,
एंड उसके बाद इसी बीच में अगर इंटरव्यू के लिए भी स्लेटिंग हो जाती है कि ये दिन में चल रहा है, आफ्टरनून में बता दिया जाएगा आपको कि भाई चेस्ट नंबर 1 से लेके 5 तक आईओ नंबर 2 के पास जाके रिपोर्ट करेंगे, और आफ्टरनून में इंटरव्यू भी साथ साथ चलते रहते हैं। अब डे 3 का जो है, बेसिकली डे 3 में आपका जीटीओ का शुरू हो जाता है। जीटीओ टास्क जो होते हैं वो ज्यादातर अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह होते हैं, बिकॉज नहीं तो क्या होता है फिर गर्मी शुरू हो जाती है। इसलिए आपको मे बी आपको ग्राउंड पे 7 बजे बुला लिया जाएगा कि आप ग्राउंड पे 7 बजे आ जाओ। सबसे पहले आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, फॉलोड बाय ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, फॉलोड बाय प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क। ये इसके बारे में जो है डिटेल में जो जीटीओ सर हैं वो कवर करेंगे इसके बारे में, फॉलोड बाय लेक्चरेट और ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ठीक है, ये होता है। फिर साथ साथ इंटरव्यू भी चलते रहते हैं। डे 4 में ग्रुप टेस्टिंग, अगेन डे 4 भी जीटीओ के लिए होता है, जिसमें आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होंगे। ठीक है, फॉलो बाय कमांड टास्क होगा, फॉलोड बाय, ठीक है, आपका फाइनल ग्रुप टास्क। यहाँ पे आपका सारा जीटीओ टास्क खत्म हो जाते हैं, और साथ साथ आपके इंटरव्यू भी चलते रहते हैं। तो ये इंटरव्यू नॉर्मली जब टास्क हो रहे होते हैं तो बीच में नहीं होता, जैसे टास्क जब भी कंप्लीट हो जाएंगे आपको बता दिया जाएगा, आप अपने रूम में आके वापस फ्रेश वगैरह होके फॉर्मल्स पहन के एंड यू विल गो फॉर द इंटरव्यू। डे 5 जो होता है, जो कि आखिरी दिन होता है, वो वहां पे कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फ्रेंस में वही बहुत लोग ज्यादा हल्के में लेते हैं कॉन्फ्रेंस को। लोग ये सोचते हैं कि कॉन्फ्रेंस मतलब अब तो सारा कुछ हो चुका है, कॉन्फ्रेंस तो जस्ट ऐसे ही बुला के जो हालचाल पूछने के भी कैसे तुम्हारा स्टे था, हाउ, वहां पे 2-3 ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ओके हाउ वाज योर स्टे काली एंड एनी सजेशन, इतना ही पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे अगर आप बॉर्डर लाइन केस है, 225 मार्क्स आपके एसएसबी के स्टेक पे लगे हुए हैं, जो कि कॉन्फ्रेंस में डिसाइड होता है। ये मैं जब मार्किंग के ऊपर इसके नेक्स्ट स्लाइड 2-3 स्लाइड के बाद में आऊंगा तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, भाई एक आएगा आपको वापस हॉल में बैठ के कौन कौन से कैंडिडेट रिकमेंड हुए उसके बारे में रिजल्ट कर दिया जाता है। जो कैंडिडेट पास हो जाते हैं उनको मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है, वो अपने रेस्पेक्टिव मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। नाउ अब ये आता है कि ये आपका टेस्ट किस चीज का हो रहा है, कि आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज अब देखा जाए, अप्रोच मतलब आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे अब मैं डिस्कस करूंगा। अब ये ऑफिसर लाइक, क्योंकि ये हर चीज, हर तीनों एसएससीज जो हैं वो आपके अंदर का ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखना चाहते हैं आपके अंदर है कि नहीं है, तो उस चीज को निकाल रहे हैं। तो ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो ये है क्या, ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बनाई गई हैं। अब ये जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है, कुछ दिमाग से होते, जब जब कोई भी इंसान सोचता है, या तो अपने दिमाग से सोचता है या दिल से सोचता है, या कि उसकी अपनी पर्सनालिटी सुचवाती है वैसा, और बाकी उसका अपना फिजिक या फिजिकल होता है। तो ये 4 पार्ट में, 4 फैक्टर्स में ये इसको डिवाइड किया गया है, जो OLQs है। तो ईच OLQ को हम डिस्कस करेंगे, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। सबसे पहला जो फैक्टर 1 है वो है आपका माइंड, आपका दिमाग। आपका दिमाग यहाँ पे फैक्टर 1 में से सर्टेन क्वालिटीज एसएसबी में एक्सपर्ट की जाती है कि आप ऐसा सोचते हो कि नहीं हो। तो ये आपके दिमाग से आती है, जिसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, कि ये देखा जाता है कि आपके अंदर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हैं कि नहीं है। तो अब ये है कि हो सकता है कि, तो अब ये प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स क्या है। ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, कि अब ये क्या कि कैसे आपका जो दिमाग से प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स निकलता है कि नहीं है। मान लो कि एक स्टोरी, एक मतलब पिक्चर सामने आई है। मैं अभी सबसे पहले तो मैं आपको साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स कैसे देखी जाती हैं। कि मान लो कि कोई स्टोरी है जहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है, से आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे कि एक आदमी खड़ा हुआ है, साथ में मतलब यहाँ पे 2 दिखा रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि चलो 4-5 आदमी लोग खड़े हैं और ये आदमी खड़ा है सिर्फ एक उसको लेके। अब यहाँ पे कई लोग स्टोरीज बनाते हैं,
कि से हम इस कैरेक्टर को ले लेते हैं कि से सीता, ठीक है। सीता जो कि एक टीचर है, वो अपने गांव में आती है और देखती है कि वहां पे स्कूल नहीं है। तो वो क्या करती है कि वो कुछ लोगों को गैदर करती है, एक जो कुछ एक आधे खाली बिल्डिंग पड़ी होती है, उस बिल्डिंग को साफ सफाई करवाती है और वहां पे घर घर जाके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए और एक छोटा सा स्कूल चला शुरू करवाती है। लेकिन अब जैसे ही है, अब यहाँ पे ठीक है, स्टोरी अच्छी बनाई है कि ठीक है, वो दिखा के इनिशिएटिव लिया उसने, आगे बढ़ के इस बच्चों को पढ़ाने का इनिशिएटिव लिया। लेकिन लेकिन यहाँ पे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स उसकी मिसिंग है। कि अगर कोई स्टोरी इस वे से लिखे, सीता है छुट्टी पे गांव में टीचर, जो कि उसका प्रोफेशन टीचर है, वो गांव में आती है, देखती है कि वहां पे गांव में स्कूल नहीं है। तो अब स्कूल खोलने के लिए अब वो उसको कुछ प्लान करना है, ऐसे ऐसे नहीं खुल जाएगा, ठीक है। वो क्या करती है, गांव के जितने बुजुर्ग लोग होते हैं, सरपंच होते हैं, उनसे मिलती है, उनको सबको बुलाती है, फिर एक मीटिंग कंडक्ट करवाती है, जहां पे प्लान किया जाता है कि भी कैसे स्कूल खोला जाए। अगर स्कूल खोला जाएगा कितने बच्चे उसमें आएंगे और कहाँ से हम टीचर लेके आएंगे, स्कूल की फंडिंग कौन करेगा, स्कूल के लिए बिल्डिंग कहाँ से करेंगे, ये सब प्लान करके फिर वो टीम बनाती है। उस टीम को एक को जा भेजती है, डीएम खुद भी लीड करती है टीम को, कि वहां के डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास जाता है, वहां पे रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ फंडिंग करें, स्कूल खोलना है यहाँ पे। एक को भेजती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे अप्लाई करने के लिए रिकग्निशन मिले स्कूल को और वहां से भी कुछ फंडिंग मिले। ऐसे करके वो अपने स्कूल वहां पे अपने गांव में स्कूल लाती है और वहां पे फिर घर घर जाके एक टीम, हर टीम को अलॉन्ग विद कुछ वॉलंटियर लेडीज को भी गैदर करती है, क्योंकि लेडीज को गांव में कष्ट होता है बच्चियों को स्कूल भेजने में। तो लेडीज को भी अपने टीम में लाती है, उनको बोलते हैं कि गांव का घर घर जाके इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन स्प्रेड करें। और फिर वैसे बना के फिर उसके बाद वो आउटकम क्या है, लास्ट में आउटकम क्या है कि स्कूल चलने लगता है, सारे बच्चे गांव के धीरे धीरे एजुकेट होने लगता है। फिर वो तो मतलब इस वजह से आपका आउटकम निकला उसमें। तो अब जब स्टोरी इस टाइप की बनती है, तो वहां पे साइकोलॉजिस्ट देखता है कि हाँ, इसकी इसके अंदर मतलब हर चीज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है, अपने दिमाग से इसने प्लान किया। ऐसा नहीं है कि सिंपल बिना प्लानिंग के बस खुद ही हीरोइन बन गई और सारा काम खुद ही कर रही कि मैं ये करूंगी, मैं वो करके उसे सारा खुद कर दिया। तो वो दैट इज वो मिसिंग है। तो ऐसे आपकी स्टोरी में निकल के आना चाहिए, ठीक है। और सेम सेम अगर आ जाओ अब जीटीओ में, जीटीओ कैसे चेक करता है, वो आपके ग्राउंड में, जब आप ग्राउंड में होते हो तो आप कैसे प्लान कर रहे हो, कैसे उसको वो कर रहे हो, वो उसको दिखाई पड़ता है कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि नहीं है। इसको मैं आगे और भी डिटेल से बताऊंगा जब आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो इसी का जो है, जो आपका जो माइंड से ही है, वो है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, कि आपने दिमाग कितना आप यूज करते हैं किसी चीज में। कई लोग होते हैं अपना इफेक्टिव इंटेलिजेंस यूज नहीं करते, कि जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि एसआरटी, एक एसआरटी है जिसमें सिचुएशन ये है कि आप वॉक करने बाहर निकली, सडनली आप देखते हैं कि एक बंदे को टैक्सी से बाहर फेंका है, और ठीक है, आप यू व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट एट दैट टाइम, व्हाट हैपेंस कि नॉर्मली लोग लिखते हैं कि मैं इमीडिएटली बंदे के पास जाऊंगा, उसको फर्स्ट एड दूंगी और टैक्सी टैक्सी नंबर नोट डाउन करूंगी, ठीक है। अब दूसरा कैंडिडेट लिखता है कि मैं इमीडिएटली टैक्सी नंबर नोट डाउन करूंगा, फिर उस बंदे के पास जाके उसको फर्स्ट एड दूंगा, ठीक है। अब यह देखो डिफरेंस है, ठीक है। पहले कैंडिडेट ने लिखा था मैं फर्स्ट एड दूंगा, बंदे के पास दौड़ के जाऊंगा, फर्स्ट एड दूंगा और टैक्सी नंबर नोट डाउन करूंगा। जब तक वो दौड़ के उस बंदे के पास जाएगा, फर्स्ट एड देगा, तब तक टैक्सी जा चुकी होगी, वो नंबर नहीं लिख पाएगा। तो आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या कहता है, वो ये कहता है कि सबसे पहले आपको टैक्सी नंबर नोट डाउन करना है। तो जो बंदा, जो कैंडिडेट लिखता है पहले कि पहले मैं इमीडिएटली टैक्सी नंबर पहले नोट डाउन करूंगा, वो क्योंकि वो वेट नहीं करेगी, वो तो अपना भाग गई वहां से। तो आप इमीडिएटली टैक्सी नंबर नोट डाउन करोगे, फिर इमीडिएट दौड़ के जाओगे। टैक्सी नंबर नोट डाउन करने में हार्डली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगेगा, ठीक है। ये नहीं लगेगा कि तो 10 घंटे लग गए, तो तब तक वो जो इंजर्ड बंदा था वो मतलब और इंजरी में चला गया, उसकी डेथ हो गई। टैक्सी नंबर नोट डाउन में इट टेक्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो व्हाट योर माइंड शुड से फर्स्टली आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप टैक्सी नंबर नोट डाउन करके देन इमीडिएटली रश टू द बंदा जो भी गिरा है, जो लाइंग है, ठीक है।
इसी फिर नेक्स्ट माइंड के फैक्टर में आता है रीजनिंग एबिलिटी। आप रीजन आउट करते हो कि नहीं हो, कि आप ऐसे लिखते चले जा रहे हो, आपने रीजन नहीं देखा, आपने उसका बैकग्राउंड नहीं देखा। जब भी आपको पिक्चर दिखाते हैं तो आपने उसका बैकग्राउंड नहीं देखा, बस खाली आपने स्टोरी लिख दी, आपका कोई रीजन नहीं है। अब वहां पे जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ कि एक एग्जांपल है कि टीएटी में फोटोग्राफ की एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़का और लड़की, मतलब एक आदमी और लेडी पार्क में बैठे हुए हैं और लेडी बड़ी दुखी है, ठीक है। अब लोग स्टोरी लिखते हैं कि भाई राम एंड इसका नाम क्या, सीता बोथ आर मैरिड, और उसके बाद लेकिन सीता आगे पढ़ना चाहती थी, तो न्यूली मैरिड है, वो पढ़ना चाहती थी तो बड़ी दुखी थी, तो राम उसको समझाता है कि ओके विल कंटिन्यू योर स्टडी, फिर उसका एडमिशन कराता है किसी कॉलेज में जाके, और वो स्टडी करती है, एक्सेल करती है, और उसके बाद वो आईएएस ऑफिसर बन जाती है या फौज में बन जाती है। सब लोग स्टोरी ऐसे लिखते हैं। अब लोगों ने अपना रीजनिंग एबिलिटी यहाँ यूज ही नहीं की कि राम और सीता अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो पार्क में बैठ के क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं, घर में क्यों नहीं करेंगे। तो मतलब ये दिखाता है रीजनिंग एबिलिटी, कि अगर किसी ने स्टोरी में लिखा तो वहां पे साइकोलॉजिस्ट पढ़ेगा यार इसके अंदर तो यार रीजनिंग एबिलिटी है ही नहीं, इसे तो कुछ देखा ही नहीं, और ये चीजें तो घर में भी डिस्कस हो सकती थी, तो आपने रिलेशन ही गलत बना दिया। ठीक है, ये होती है आपकी रीजनिंग एबिलिटी। ये तो जब आप स्टोरी लिखते हैं तो आपकी रीजनिंग एबिलिटी निकल के आनी चाहिए उसमें, जो आप लिख रहे हैं तो आपका रीजन निकल के आना चाहिए उसमें। ठीक है, व्हाट लेड टू दैट सिचुएशन, आपका रिलेशन जो बना रहे हैं वो चीज निकल के आनी चाहिए। तो ये चीज साइकोलॉजिस्ट देखता है इसमें। नेक्स्ट है आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आप कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं उसका पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि कोई भी आपका जो भी पिक्चर में हो, या आपने स्टोरी जो लिख रहे हैं, या आपका जो एसआरटी में होगा, तो वहां पे ये सब देखा जाता है कि वेदर आपका ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कैसी है, कि मतलब आप चीजें ऑर्गेनाइज करते हो कि नहीं। क्योंकि फौज इज ऑल अबाउट, जो आप जहां आर्म फोर्सेस में जा रहे हो, इट्स ऑल अबाउट अ टीम वर्क। ठीक है, यहाँ पे टीम वर्क होता है, यहाँ पे सिंगल वो नहीं होता है, यहाँ पे हर चीज टीम से होती है। तो ठीक है, तो उस टीम, जब टीम होती है तो इट्स ऑब्वियसली भाई यू शुड हैव ए गुड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। कल को आपको कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करने के लिए दी जा सकती है। आईओ भी, आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी आपसे क्वेश्चन करेगा अबाउट योर ऑर्गेनाइज एबिलिटी। लाइक आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ओके टेल मी टेल मी समथिंग यू हैव टेकन रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर हाउस, या टुवर्ड्स द या स्कूल में तुमने कुछ ऐसी चीज ऑर्गेनाइज की हो विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। ठीक है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग क्वेश्चन आपसे पूछा था, जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी चेक होती है। नेक्स्ट आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि वेदर आप एक्सप्रेस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो चीजें। ठीक है, आपका एक्सप्रेस, क्योंकि कई लोग होते कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं उस स्टोरी में या कुछ, लेकिन अब वो कह ही नहीं पा रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीनिंग के लिए भी। स्क्रीनिंग में जो पार्ट पीपीडीटी का, जो मैं अभी आगे आके नेक्स्ट कुछ स्लाइडों के बाद बताऊंगा अबाउट द स्क्रीनिंग, तो उसमें क्या चीज चेक होती है, आपका जो नरेशन पार्ट है। ठीक है, कि आप अपनी ही लिखी हुई स्टोरी बढ़िया से नरेट कर लेते कि नहीं, यहीं पे आपका शो होता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आप ग्रुप, जब भी आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, चाहे पीपीडीटी में हो या बाद में आगे चल के हो, वहां पे आपका एक्सप्रेशन देखा जाएगा। सिमिलरली साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टोरी में वो चीज एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। डजेंट मैटर आपका सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, ठीक है, डजेंट मैटर आपसे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, ठीक है, लेकिन वो जो आप कहना चाहते हो दैट शुड कम आउट। ठीक है, वो कहीं दबा नहीं रखी, उसको साइकोलॉजी को पता नहीं चल पाया कि भी आप कहना क्या चाहते हो। भी आपने स्टोरी लिखी, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो मुझे नहीं समझ में आया। दैट काइंड ऑफ थिंग, वो चीज कहीं ऐसा वो आपके माइंड में है, लेकिन उस माइंड से निकल के आपके सामने पेपर में आना, वो शो करता है आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब आ जाता है फैक्टर टू, जो कि दिल से, ये था, ये जो मैंने पिछले चार बताए थे, ये था फैक्टर वन, जो आपके दिमाग से सोचते हैं। यहाँ पे आपका वहां पे आपका दिमाग चेक हो रहा था कि वेदर आप दिमाग से ये आपके अंदर ऑयल क्यूज है कि नहीं है। तो अब तो कुछ लोग होते हैं कि दिमाग से सोचते हैं, लेकिन फैक्टर टू है, जो कुछ चीजें होती है जो कि दिल से निकलती हैं। तो दिल से क्या चीज निकलती है, सबसे सोशल एडजस्टमेंट।
कि आप कितने सोशली एडजस्टमेंट करते हो। कि अब मैं अगेन उसी एसआरटी पे आता हूँ कि जहाँ पे टैक्सी वाले एसआरटी पे, अब वहां पे अगर आ, वो बंदा गया, टैक्सी का नंबर नोट डाउन किया, उसको उसको इमीडिएटली फर्स्ट एड दिया एंड उसको हॉस्पिटल लेके गया, वो दिखाता है। अब एक तीसरे कैंडिडेट में उसमें लिखा एंड टुक हिम टू द हॉस्पिटल, तो वो शो करता है उसका सोशल एडजस्टमेंट कि ये सोशली भी उतना ही रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है। इसी तरह फैक्ट, जो आपके जो टीएटी की जो स्टोरीज होती हैं, उस स्टोरीज में ये चीज निकल के आती है कि नहीं निकल के आती, कि वेदर आप दुनियादारी की तरफ कितना देख रहे हैं। कि मतलब ये तो नहीं खाली आप अपने बारे में ही देख रहे हैं, कि आप सोशली देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक। आप अगर देखते हैं कि कहीं पे भी एक्सीडेंट का सीन है, तो ठीक है, आपने उसके बाद क्या किया, आपने ठीक है जो बंदा था उसको वही फर्स्ट एड दिया, उसको उठा के हॉस्पिटल शिफ्ट किया, उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन सोशली आपने क्या किया? क्या आप पुलिस के पास जाते हो, उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि सर यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो इसलिए आप यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगवा दीजिए, या यहाँ पे आप एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा कर दीजिए, सो दैट इन फ्यूचर नाउ। वो दिखाता है आपका सोशल एडजस्टमेंट, कि आप कितना समाज के बारे में लेके सोचते हो। तो ये आपके दिल से निकलता है, दिमाग से नहीं। नेक्स्ट है, वो सोशल अडॉप्टेबिलिटी सेम हो गया। नेक्स्ट है कोऑपरेशन। आप कितना दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हो। कभी कभी क्या होता है कि लोग अपना ही ढिंडोरा, जब मैं आगे टीएटी के बारे में बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि उसमें से अपना ही बारे में ही बोलते रहेंगे। कि जैसे कैरेक्टर सीता है, सीता ने मतलब वो सीता यहाँ जाती, सीता ये करती, सीता उससे मिलती जाके, सीता ये करती, सब कुछ सीता ही कर रही है। वो मतलब उसने उसकी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स कहाँ थी, उसका कोऑपरेशन कहाँ चला गया, वो दूसरों के साथ क्यों नहीं कोऑपरेट कर रही है। ये कोऑपरेशन आपकी स्टोरी में निकल के आता है। ये कॉपरेशन आपके पीपीडीटी में जब डिस्कशन पार्ट होता है, तो उधर भी निकल के आता है, वेदर आप दूसरे का नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि नहीं लेते, कि या आप अपनी ही स्टोरी लेके चल रहे हैं, आप दूसरों का नजरिया ही नहीं ले रहे। तो इस चीज का भी देखा जाता है कि वेदर आप दूसरों का पॉइंट लेते हैं, आप दूसरों के साथ देखिए कॉपरेट कर रहे हैं, तो आपके अंदर कॉपरेशन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इजी है। अगेन मैं यहाँ पे एसआरटी का एग्जांपल देकर बताऊंगा, फिर से वही सेम एसआरटी कि आप कि जहां पे टैक्सी से बंदे को फेंका गया था, तो उसमें एक कैंडिडेट लिखता है कि भाई ठीक है, ही नोट्स डाउन द टैक्सी नंबर, गिव्स फर्स्ट एड, टुक हिम टू द हॉस्पिटल। अब वहां पे जाके बोलता, अगर किसी ने और लिख दिया कि इन्फॉर्म पुलिस एंड हिज फैमिली, ये दिखाता उसका सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि ठीक है उसको हॉस्पिटल ले गया, यानी कि उसने हॉस्पिटल जाके उसको पटक नहीं दिया कि भाई अब हॉस्पिटल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ ही टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, या और शी टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसने क्या किया, वहां पे हॉस्पिटल में ले गए उसको, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसकी फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किया। ये दिखाता कि सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मतलब आपकी स्टोरीज में भी कि आप कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं टुवर्ड द समाज, या आपके दोस्त हैं उसकी तरफ कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो वो चीज आपकी स्टोरी से निकल के आना चाहिए। नेक्स्ट, जो थर्ड फैक्टर जो मैंने बताया था, जो कि गट्स होते हैं, या आपकी हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, कि आपका बेसिकली ग्रूमिंग कैसे हुई है। तो उसमें सबसे पहले आता है कि सोशल इफेक्टिवनेस, कि आप कितनी सोशली इफेक्टिव हो। कि ये चीजें मैं आगे पीआईक्यू फॉर्म में डिस्कस करूंगा, कि आप मतलब खाली अपने बारे में सोचते हो कि आप सोशली भी इफेक्टिव हो। वो दिखाई पड़ता है ग्रुप डिस्कशन वगैरह जब होता है आपका, कि हाँ आपकी तरफ ही आपका ग्रुप मूव हो रहा है, कि मतलब आपकी बातें ही आपको वो ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है, जो तो यानी कि आपके अंदर सोशल इफेक्टिवनेस है। ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले आता है इनिशिएटिव, कि आप सबसे पहले आगे बढ़ के लेते हो कि नहीं लेते हो। अब मैं एग्जांपल फिर अगेन इनिशिएटिव का एग्जांपल देता हूं, कि जैसे कि एसआरटी में था कि वो आगे बढ़ा, टैक्सी का नंबर नोट डाउन किया, आगे बढ़ के उसको फर्स्ट एड दिया, वो दिखाता है उसका इनिशिएटिव। आगे बढ़ा तो खड़ा होके मोबाइल निकाल के फोटो तो नहीं खींच रहा था, ठीक है ना, वो आगे बढ़ के उसने उस इनिशिएटिव लिया, आगे बढ़ा। ये और दूसरी जगह आप इनिशिएटिव का एक और एग्जांपल है, कि जैसे स्टोरीज में लिखते हैं लोग कि सीता
graduate from say agriculture university and was working in the say agriculture department. His boss told him to go to the village and conduct a farming techniques मतलब farming techniques के बारे में प्रोजेक्ट करना है. नाउ अब वो सीता जाती है गांव में, वहां पे जाके सरपंच से मिलती है, जाके फार्मिंग टेक्निक के बारे में देखती है कि लोग ओल्ड टेक्निक यूज कर रहे थे, फिर वो सबको न्यू टेक्निक के बारे में बताती है, और वहां से उसके बाद स्टोरी एंड ऐसा होता है कि भाई सबकी खेती बढ़ जाती, पैदावार बढ़ जाता है वहां पे. नाउ अब इसका आप इनिशियल ये स्टोरी किससे लिखी है? आपने खुद लिखी है, ठीक है ना. अब अगर आपने लिखा कि सीता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, उसके बॉस ने बोला उसको जाने के लिए वहां पे, ये प्रोजेक्ट दिया ये करने के लिए. अब यहाँ पे आपको देखो, जब बॉस ने बोला तब सीता वहां पे गई प्रोजेक्ट करने के लिए. उसके अंदर क्यों खुद अपना इनिशिएटिव क्यों नहीं आया? अगर सीता अपने बॉस के पास जाती, बोलती जाके कि सर मैं गांव में जाके ये प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ कि वहां पे फार्मर्स लोग कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, वो शो करता है इनिशिएटिव, कि सीता खुद आए, ना कि उसको बोला गया करने के लिए. तो यहाँ पे निकल के आती है इनिशिएटिव. तो आपकी स्टोरी में अगर बार बार निकल के आता है, कई लोग होते हैं कि राम वाज स्टडिंग, उसके घर में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती, तो ही स्टार्ट्स वर्किंग. तो मतलब यानी कि इनिशिएटिव नहीं था, उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तब जाके उसने काम करना शुरू किया, यानी कि उसके अंदर खुद के अंदर वो इनिशिएटिव नहीं था. तो ये चीजें आपकी स्टोरीज में निकल के आती हैं. नेक्स्ट है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहले आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा नरेशन में दिखाई पड़ जाता है. हाउ कंपोज यू आर, आप कितने कंपोज हो, वेदर आप अपनी लिखी हुई कहानी 1 मिनट बड़े कॉन्फिडेंटली बोल लेते हो कि नहीं बोल लेते हो. तो ये चीज आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस शो करती है, ठीक है. वही चीज आपका वहां पे जब ग्रुप डिस्कशन होगा एंड इसका नाम क्या है, जब आपके लेक्चरेट होगा या आपका इंटरव्यू होता है, तो वहां पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ता है. नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ डिसीजन. आप कितनी जल्दी डिसीजन लेते हो. अगर आप एसआरटी में 60 में से अगर 50, मान लो कई लोग 30-35 कर पाते हैं, तो दैट मीन्स आपका स्पीड ऑफ डिसीजन इज वेरी वीक. आप ठीक से डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हो. सिमिलरली आपको जब जीटीओ टास्क होंगे, हाफ ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, तो वहां पे भी मतलब आपको सोचने का टाइम नहीं है, यू हैव टू डू इट. तो ये दिखाता है कि आपका स्पीड ऑफ डिसीजन कैसा है, ठीक है. नेक्स्ट, ठीक है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप. ये अगेन ग्रुप डिस्कशन में दिखाई पड़ता है, कितना आपके अंदर एबिलिटी है इन्फ्लुएंस करने की, ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की. तो ये इस चीज का मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब मैं पीआईक्यू फॉर्म पे आऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको करना क्या है, कि सो दैट आपकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप दिखाई पड़ने लगे. तो ये मैं चीज जब पीआईक्यू फॉर्म के बाद बताऊंगा कि आपको लास्ट में करना क्या होता है, तो आपको ये चीज पूरी क्लियर कट समझ आएगी. नेक्स्ट है लाइवलीनेस. लाइवलीनेस मतलब कि चेहरे पे मुस्कुराहट, कितने मतलब आप कंपोज है, तो आपकी बात को काट भी दिया जाता है लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है. आप मतलब टेंशन में नहीं आ जाते हो, या आपको इंटरव्यू लेते समय इंटरव्यू वाला आपकी कोई गलती पकड़ लेता है तो आपका मुंह नहीं उतरना चाहिए. आप ग्रेसफुली हल्की सी स्माइल देके एक्सेप्ट करो. अगर कोई चीज नहीं मालूम उसको एक्सेप्ट करो. सर मैं पढ़ाई में आई वॉज टू बिजी इन माई बोर्ड एग्जाम्स, तो सर आजकल जनरल नॉलेज के बारे में बिल्कुल आई डोंट स्टडी एट ऑल. एक बढ़िया स्माइल देके हल्के से चेहरे पे, बढ़िया मतलब ये पूरी बत्ती सी नहीं दिखनी चाहिए, ये बस नॉर्मल स्माइल देके वो लाइवलीनेस होना चाहिए. ग्रुप डिस्कशन करते समय आप मतलब टेंशन में नहीं दिखना चाहिए कि मतलब हाइपर हो रहे हो, आपकी सांस चढ़ रही है, आप लड़ने वाले हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए आप लड़ने वाले हो. आपका चेहरा कंपोज हो, आराम से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, बाकी सबको लड़ने दो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो. बस वही जीटीओ यही चीज चेक कर रहा है कि देखो कितना कंपोज और लाइवलीनेस है, कितना मुस्कुरा के बात कर रहा है सबसे, वही चीज दिखाई पड़ती है वहां पे. वहां पे कोई आपका नॉलेज नहीं टेस्ट हो रही है, ठीक है ना. यहाँ पे टीएटी का कोई स्टोरी नहीं आपकी चेक हो रही है, क्योंकि जब मैं स्क्रीनिंग पे आऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको. नेक्स्ट फैक्टर 4 जो है वो रिलेटेड आपसे लिम्स से, यानी कि आपका कि जो आपकी फिजिकल वो जो चीज होती है वो चीज है. तो कि उसमें ये बेसिकली डायनामिज्म, तो इसमें तीन तीन चीज है. सबसे पहला है डिटर्मिनेशन.
तो डिटर्मिनेशन, आपके अंदर कितना डिटर्मिनेशन है, करने का इच्छा जज्बा करने का है कि नहीं है। तो ये शो करता है कि जब आपका इंडिविजुअल टास्क होगा वहां पे जो 10 होते हैं, ठीक है। अब आपको, आप रस्सी देखते हैं, आप रोप देखते हैं, आप देखते हैं भाई हम पहले रस्सी देखे आपको लग गया कि हमसे ना हो पाएगा, तो ये रस्सी में कहाँ चढ़ पाऊंगी, और आप कोशिश भी नहीं करते और चले जाते हैं और दूसरी तरफ दूसरे नेक्स्ट टास्क में चले जाते हैं। वो शो करता है कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं। एटलीस्ट कोशिश तो करो, ठीक है। चढ़ने की, अगर नहीं चढ़ पा कोई बात नहीं, वो यहाँ पे वैसे भी ये नहीं देखा जा रहा कि आप कि इंडिविजुअल टास्क आप पूरे कंप्लीट कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो। यहाँ पे फौज में आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, ना कि लंगूर बनने जा रहे हो। तो ये लंगूर नहीं चाहिए कि मतलब जो सारे टास्क कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका डिटर्मिनेशन चेक हो रहा है कि आपके अंदर जज्बा है करने का, नहीं आपके अंदर वो हिम्मत है कि नहीं है, जो कि नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्या है कि आपका करेज, कि आपके अंदर करेज है कि नहीं है करने का, कि आप करना ही नहीं चाहते हो, कि आप छोड़ के भाग रहे हो उसको, कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। ये नहीं करना, एटलीस्ट रस्सी पकड़ो, कोशिश करो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। ऐसा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे आप 10 के 10 टास्क कर लोगे तो आप रिकमेंड हो जाओगे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे एक भी नहीं हुआ टास्क तो आप रिकमेंड नहीं होगे, आप तब भी हो जाओगे। लेकिन बेसिकली यहाँ पे टास्क का मेन मोटो जो है वो चेक करना कि आपके अंदर ये चीज, 3 चीज है कि नहीं है, डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टेमिना, बस। अब कोई ये नहीं चीज देखना, ये देखना नहीं चाहता कि आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया। आपके अंदर ये 3 चीज चेक कर रही है कि वेदर आप करते हो कि नहीं करते हो। स्टेमिना मतलब दोनों स्टेमिना, आपका फिजिकल और मेंटल, बोथ काइंड ऑफ स्टेमिना आपके अंदर है कि नहीं है। तो वो चीज यहाँ पे चेक हो रही है, ठीक है ना। तो इस चीज का ख्याल रखना कि मतलब ये चीज आपको शो नहीं करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा स्क्रीनिंग के बारे में, ठीक है। अब जब ये तो था बेसिकली जो मैंने बता दिया 15 OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, फॉर विच यू आर बीइंग असेस्ड बाय द 3 एसेसर्स, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, GTO ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर एंड द, और आप आपका IO यानी कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ठीक है। ये आपके टेस्ट कर रहे थे आपका जो था आपका OLQs। तो आपको अब ये फंडा क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं SSV में क्यों हूं, ठीक है। आप एसएसबी में इसलिए हो कि आपकी ये 15 फैक्ट, जो 4 फैक्टर्स हैं, माइंड, ठीक है, माइंड हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, आपके गट्स हो गया, आपको जिसको हम पर्सनालिटी भी बोलते हैं, या आपका आपका लिम्स हो गया, आपकी या फिजिकल आपका हो गया। तो ये 4 फैक्टर्स चेक हो रहे हैं। तो अब जब आपका असेसमेंट होता है वहां पे बोलते हैं कि इसका फैक्टर 1 वीक है, यानी कि इसका माइंड में जो OLQs हैं वो वीक हैं। तो जो एसएसएस हैं वो आपको ऐसे एसेस करते हैं कि इसका फैक्टर 2 इज वीक। फिर कॉन्फ्रेंस में मुश्किल होती है, मैं आगे बताऊंगा कैसे। तो ये तोते थे। लेकिन अब जब आप जाएंगे वहां पे, तो फर्स्ट डे जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट, जो सबसे पहले आप फेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कि जहां पे डिसाइड हो जाता है आपका भाई पहला दिन का फीचर। और आई एम टेलिंग यू, जो सिलेक्शन जो रेशियो है इज क्लोज टू 30 से 40% के अंदर ही बस होता है, कि मतलब करीब अगर 100 कैंडिडेट्स गए हैं तो वहां पे 30 से 40 के बीच में ही स्क्रीन इन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने की कोशिश करना है कि भाई आपको एटलीस्ट स्क्रीन इन तो होना है। क्योंकि भाई कभी कभी ऐसा होता है, बड़ा दुख होता है कि पहले दिन आपका लगेज भी नहीं खुला, गए स्क्रीन आउट होकर पहले दिन ही वापस आ गए। तो आपको एटलीस्ट स्क्रीन इन होना है एंड फेस ऑल द 5 days ऑफ SSB। तो एटलीस्ट ये हो सकता है कि आप रिकमेंड हो जाएं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई पहले दिन ही बाहर हो गए। तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या चीज है, कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो होगा, तो ये 2 पार्ट में होता है। एक होता है OIR टेस्ट, ऑफिसर्स इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट, और दूसरा है PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो सबसे पहले जो OIR टेस्ट होता है, ये बेसिकली आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग है। रीजनिंग इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों होते हैं। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, जब आप जाएंगे वहां पे, तो आपको आपके 50 क्वेश्चन होंगे वर्बल और 50 होंगे नॉन वर्बल। ईच के लिए वर्बल के 27 मिनट्स
और नॉन वर्बल के लिए 27 मिनट्स मिलेंगे। यानी कि दोनों 100 क्वेश्चन के लिए आपको 54 मिनट्स मिलेंगे। तो अब कभी कभी क्या होता है कि जब बैच बहुत बड़ा होता है तो क्या करते हैं, वो वर्बल नॉन वर्बल कंबाइन वाला पेपर आपको देंगे, जहां पे वर्बल भी होंगे नॉन वर्बल भी होंगे, और उसमें क्वेश्चंस होंगे 50 और आपको टाइम मिलेगा 27 मिनट्स। तो उसमें करना है। तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है कि आपकी इसका आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपकी रीजनिंग एबिलिटी को कोई बढ़ा नहीं सकता है। रीजनिंग एबिलिटी जो आपके खुद के अंदर से आपके माइंड से आती है, जो कि मैंने पहला बताया था फैक्टर 1, ठीक है ना, जहां पे आपका रीजनिंग देखा जाता है। तो रीजनिंग एबिलिटी आपके माइंड से आती है। वो कैसे आती है, जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही आपका रीजनिंग एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि रीजन आपको करना है। तो यहाँ पे कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि भाई ये थ्योरम लगा दिया, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ये लगा दिया और सॉल्व हो गया। यहाँ पे वो नहीं है। ये सिर्फ आपको रीजन आउट करना है कि भाई 2 4 6 तो अगला यानी कि 8 आएगा। तो आपको रीजन आउट करना है कि हाँ भाई 2 का टेबल है, ठीक है फाइन, तो ठीक है ना। तो ऐसा आपको रीजन आउट करके वो करना है। तो इसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि भाई इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट जब तक आपकी एसएसबी कॉल लेटर या एसएसबी डेट नहीं आ जाती, एटलीस्ट रोज 2 वर्ब मतलब 2 वर्बल नॉन वर्बल मिक्स आप इसकी प्रैक्टिस करो। बहुत जगह या तो इसकी कोई बुक ले आ जाओ, टेस्ट ऑफ रीजनिंग की बहुत सारी बुक्स आर अवेलेबल, लेके आप उसकी बस प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे और टाइम लगा के, ठीक है, टेक आउट 50 क्वेश्चंस। हाँ भाई सामने मोबाइल रख लिया, स्टॉप वॉच चालू कर दी कि अब मैं देखती हूँ कि मेरे से कितना सॉल्व होता है, क्योंकि ये टेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पीपीएनडीटी है। क्योंकि मैं आगे चल के बताऊंगा कैसे। और अब क्या है कि इसमें इसके बेसिस में आपके को रैंकिंग दी जाती है, जिसका होता है कि OIR 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अगर 1 है तो आउटस्टैंडिंग, 2 एक्सीलेंट, 3 वेरी गुड, 4 एक्सेप्टेबल एंड 5 बिलो एवरेज। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आउटस्टैंडिंग किसी को OIR 1 है तो वो स्क्रीन इन हो जाएगा, और इसका उल्टा भी ये मतलब नहीं है कि किसी का OIR 5 है जो कि बिलो एवरेज है तो वो स्क्रीन आउट हो जाएगा। दोनों हो सकते हैं। इसका मैं नेक्स्ट चार्ट में दिखाऊंगा। दोनों की आउटस्टैंडिंग वाला भी बाहर हो सकता है स्क्रीन, और बिलो एवरेज वाला भी अंदर हो सकता है, स्क्रीन इन हो सकता है। कि नॉर्मली जो इसका जो मार्किंग होती है वो अगर 0 से आपके 100 में से अगर 0% के हिसाब से बताऊंगा कि 0 में से 20 आता है तो आप बिलो एवरेज है, 21 से लेके 40 आता है तो आप एक्सेप्टेबल OIR 4 है, ठीक है, 41 से 60 तक आता है तो OIR 3 है, 61 से लेके 80 तक आता है तो OIR 2 है, और 81 से लेके 100 तक आपका आता है तो OIR 1 की रेटिंग आपको दी जाती है। तो इस वजह से दिया जाता है। ये तो है फर्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पे करीब करीब तय हो जाता है वेदर कैंडिडेट को स्क्रीन इन किया जाए या ना किया जाए। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको हॉल में बैठा दिया जाएगा, आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, एंड उसके बाद एक स्क्रीन आएगा, स्क्रीन के ऊपर एक फोटो दिखाई जाएगी। फोटो जो होती है स्लाइटली ब्लर होती है, ब्लर मतलब धुंधली फोटोग्राफ होती है या डार्क होगी, ठीक है, जहां पे आपको एग्जैक्टली दिख नहीं रहा कि हो क्या रहा है। वो जानबूझ के इसलिए ऐसा रखा जाता है जिससे कि जो भी कैंडिडेट्स, जितने कैंडिडेट्स है सबकी कहानी अलग अलग हो, सबको अलग अलग दिखेगा उसमें। नहीं तो अगर क्लियर पिक्चर रखेंगे तो सबकी स्टोरी एक जैसी हो जाएगी। जब सबकी स्टोरी एक जैसी हो जाएगी तो डिस्कस क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाता है, इसलिए जानबूझ के ऐसा रखा जाता है कि सो दैट आपको क्या दिख रहा है, आपने क्या ऑब्जर्व किया और आपने क्या लिखा, ठीक है, तो वो चीज मैटर करती है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, नरेशन। इतना याद रखना कि नरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें, क्योंकि अब क्या है कि आपसे आपकी स्टोरी वहां पे ले ली जाएगी आपसे। अब आपको बता दिया जाएगा ओके आपका 10 का या 12 का ग्रुप बन जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट, आपको बोला जाएगा ओके स्टार्ट फ्रॉम चेस्ट नंबर 1 से शुरू करो, एंड यू विल नैरेट योर स्टोरी। जैसे सबका खत्म होगा यू विल डिस्कस अमंग योरसेल्फ, आपस में डिस्कस करोगे, और सब विल कम आउट विद अ सिंगल स्टोरी। कि आप एक सिंगल स्टोरी पे आ गए और आउट ऑफ व्यू आप में से कोई एक स्टोरी को एसएसएस को नैरेट करेगा, ठीक है। वो आप उसको खुद नॉमिनेट, आपको नॉमिनेट करना है किसी एक को। नाउ अब वो स्टोरी तो लिख दिया, अब नरेशन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे शो करता आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है।
आपका इनिशिएटिव सारा कुछ यहीं पे शो करता आ जाता है। तो जब नरेशन का टाइम आता है तो आपको इतना, आप खुद सोचो ये कहानी किसने लिखी है जो आप नरेट करने जा रहे हैं, आपने खुद लिखी है, किसी ने आपको बोला नहीं है कि आप रट के आओ कहीं से ये ऐसे रट के आओ फिर वहां पे नरेट करना है, जैसे जो कि लेक्चरेट में होता है। लेक्चरेट में क्या होता है, भाई टॉपिक दे देते हैं कि अब आपको टॉपिक भी मिलना, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जहां पे कुछ रॉकेट साइंस हो। ये तो कहानी आपने खुद लिखी है। अब आप खुद बताओ, आपने अपनी लिखी हुई कहानी जो कि 4 मिनट में आपने लिखी थी, क्या आप 1 मिनट तक नैरेट नहीं कर सकते उसको? अगर अपनी लिखी हुई कहानी आप 1 मिनट तक कॉन्फिडेंटली नैरेट नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली आपका हक भी नहीं बनता आगे जाने का। ठीक है ना? तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे नैरेट करना है अपनी स्टोरी। डिविएट हो सकती है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, आपको एग्जैक्टली वो नहीं बोलना है कि जो आपने लिखा है। अगर आप एग्जैक्टली वो बोलेंगे तो आप 1 मिनट में बोल भी नहीं पाएंगे। तो नरेशन पार्ट जो है, तो वहां पे जब नरेट करते हो तो आपको खड़े होके नहीं, बैठे बैठे ही होता है। तो वहां पे सबकी आंखों में आंखें डाल के देखना है। ये नहीं कि क्या होता है कि लोग अ, एक ही को देखे जा रहे हैं, एक ही को बोले जा रहे हैं, या आसमान में देख रहे हैं, या नीचे की तरफ देख के बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको जितने बाकी के आपके ग्रुप के कैंडिडेट है उनके आंखों में आंखें डाल के आपको बोलना है। अगर इफ यू फील कि आंखों में आंखें डालने से यू फील नर्वस, तो आंख में मत देखो, उसके सिर पे देखो, लेकिन वो लगेगा कि आप आंख में ही देख रहे हैं। ठीक है, आपको नैरेट करनी है। नैरेट करते समय योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस लेवल देखा जा रहा है। एक बार वो चीज अगर आपने वहां पे कर ली बढ़िया, तो बस मैं बता रहा हूँ 80% योर स्क्रीन इन। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे अब जब वो कैसे करना है कि मतलब नरेशन को आप कैसे 1 मिनट के अंदर इसको वाइंड अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका नरेशन पार्ट जो शुरू होगा, तो आप शुरू बैठे बैठे अपने बोलना शुरू करेगा, ओके लेडीज, ठीक है, द थीम ऑफ माई स्टोरी, जो आपकी स्टोरी की थीम क्या थी। मान लो आपने थीम ऑफ द स्टोरी इज एजुकेटिंग फॉर द वुमेन एजुकेशन, ठीक है, एजुकेटिंग विलेजर्स फॉर द वुमेन एजुकेशन। मान लो थीम ऑफ द स्टोरी इज ये, ठीक है, तो आप ऐसे शुरू करो, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, थीम ऑफ माई स्टोरी इज एजुकेटिंग विलेज पीपल, and I perceive there are two characters in the picture. Both are female of the age of say 20, 21, and the mood of their mood seems to be normal, neutral. ठीक है, आपने इतना बोला। उसके बाद फिर आप अपनी कहानी शुरू करेंगे। जब कहानी शुरू करेंगे, सबसे पहले आना चाहिए व्हाट लेड टू दैट सिचुएशन, कि मतलब जो आपने जो कहानी बनाई है वो क्यों हुई है कहानी। तो आप जब तो अकॉर्डिंग तो आप शुरू करें अकॉर्डिंग टू मी, जो भी था स्टोरी। सीता आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द विलेज, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द से एग्रीकल्चर कॉलेज, या who is a teacher in the school, had gone to his village and saw that lot of children are uneducated because of there was no school in the village. Now what led to that situation, कि भाई वो गई वहां पे तो देखा कि वहां पे स्कूल ही नहीं था, तो सारे लोग अनएजुकेटेड थे। अब इसी वजह से अपना स्टोरी नर, तो उसमें 3 पार्ट आने बहुत जरूरी है। व्हाट लेड टू दैट सिचुएशन, जो आपने स्टोरी लिखी है, तो वो क्या चीज थी जो वहां पे उस स्टोरी का मुद्दा बनी। दूसरा कि अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंटली व्हाट इज हैपनिंग वहां पे, जो आपकी स्टोरी में, अगर मान लो कि वो खड़े होके सबको लेक्चर दे रही है, सबको डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल खोलने का वो, और लास्ट में आउटकम करना, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ योर स्टोरी, लास्ट में इसका क्या फिनिश होता है। ये 3 चीज आपको 15-15 सेकंड के अंदर बस बोलना है, क्योंकि पहला इंट्रोडक्शन आपने 15 सेकंड ले लिया, 15-15 सेकंड में बोलना है, तो कितना टाइम लगता है ना। वो आराम से फट से आप कर सकते हो जो जो भी है। ठीक है, और जब ये 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लेंगे अपनी स्टोरी को, इंट्रोडक्शन, व्हाट लेड टू दैट स्टोरी, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, एंड व्हाट वाज द आउटकम, बस आप 1 मिनट आराम से बोल लेंगे। लेकिन आपको इसका आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा ना हो कि आपका 1 मिनट से ऊपर हो जाए, आपकी स्टोरी नहीं खत्म हो रही है। तो वहां पे क्या होता है, इमीडिएटली एसएसएस बोल देंगे ओके नेक्स्ट, आपको अपनी स्टोरी बिना खत्म किए बैठना पड़ेगा। तो वो शो करता है कि या आपके अंदर थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स लैक हो रहा है। तो उसको प्रैक्टिस आप करो घर, जैसे भी घर में जो टीएटी की प्रैक्टिस करते हो, पिक्चर को साइड में रख दो, ठीक है, एंड मोबाइल का भाई स्टॉप वॉच ऑन कर लो। अब जो आपने लिखा है, आपको पता है आपने क्या लिखा है, स्टार्ट नैरेटिंग जिस्ट फॉर्म, ठीक है, व्हाट लेड टू दैट सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, एंड व्हाट वाज द फाइनल आउटकम।
आप बस उतना ही आपको बोलना है, देखो 1 मिनट के अंदर बोल लोगे। जब 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ 1 मिनट में मुझे इतना ही बोलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है डिस्कशन। ठीक है, अब डिस्कशन में एसएसर्स भी जानते हैं इट इज गोइंग टू बी अ फिश मार्केट। वहां पे क्या होता है कि एकदम बहुत झगड़ा, मतलब खींचा तानी, मतलब एक दूसरे की बातें काटना, ये सब शुरू हो जाता है डिस्कशन में। तो अब जब ऐसा होता है तो अब आपको वहां पे जब डिस्कशन में ऑब्वियसली आप आपको कंपोज रहना है, आपको हाइपर नहीं होना। वही चीज चेक हो रही है कि आपको फिश मार्केट का वो नहीं बना। इसमें आप एक अपनी स्टोरी को आपको मार्केट करने, मौका देख के आपको 2 या 3 बार अपने पॉइंट रखने हैं। ठीक है, और कोशिश करना है कि मतलब ग्रुप के साथ मूव करने का। लेकिन अब अगर आपने शुरुआती ऐसी कर दी, मान लो कि आप बोल देते कि ओके आई एग्री विथ नंबर 6, दैट मीन्स मतलब आपने हथियार डाल दिए। आप अपने पॉइंट तो करो कि भाई अकॉर्डिंग टू, आप बोलो कि आई परसीव दैट ऐसा ऐसा ये है, वी कैन सी दैट देयर इज अ ब्रिज, वी कैन सी दैट देयर आर 2 लेडीज। तो सब बोलेंगे नहीं वो लेडीज नहीं है, वो तो वही किसान है, या ये वो तो भाई वो सोल्जर्स लग रहे हैं। बोले भाई अकॉर्डिंग टू वो तो लेडीज है, तो वी गो फॉर द वी गो विद द लेडीज एंड देन मेक द पिक्चर। ऐसे करके तो मतलब वो दिखना चाहिए कि आप कितना डिस्कशन में पार्ट ले रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि व्हाट हैपेंस, कोई नतीजा नहीं निकलता। जब नतीजा नहीं निकलता तो जीटीओ जो है वो आपके ग्रुप को 2 में डिवाइड कर देगा। ठीक है, बोले नाउ कम आउट। फिर वहां पे एक चीज याद रखो, जब 2 में डिवाइड करते, मान लो आप लोग 10 लोग थे तो 5-5 का ग्रुप बन गया। और जब 5 हो गए तो ऑब्वियसली अब जीटीओ आपको क्लोजली देख रहा है। अभी तक तो चलो भीड़ थी, अब 5 हो तो अब तो तुमको बोलना ही है, अब चुप नहीं रहना है, क्योंकि अब 5 हो और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, 5 लोग को बोलना है। तो वहां पे जीटीओ अब तुमको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, तो अब वहां पे तो कुछ तो बोलो। ठीक है, क्योंकि ये मौका मिला है। ठीक है, कुछ तो बोलना है तुमको। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या बोलना है तो दूसरे को पॉइंट को घुमा के बोलो, लेकिन बोलो जरूर वहां पे। तो जब डिस्कशन होता ऐसा होगा, वहां पे विल कम आउट विद अ सिंगल स्टोरी। फिर वहां पे अगर आपको नैरेट करने के लिए बोलते हैं, यू आर बीन नॉमिनेटेड टू नैरेट, बिल्कुल खड़े होकर करो। ठीक है, अपनी स्टोरी एकदम करो, उसको रिफ्यूज मत करो कि नहीं नहीं लेट हिम। कोई किसी ने आपको डिटेल किया, आप बोले नहीं तुम ही कर लो, वो शो करता कि आप भाग रहे हैं इस चीज से, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहे हैं। तब ये चीज निकल के नहीं आना चाहिए। यू इमीडिएटली गेट अप एंड अपना स्टोरी नैरेट करो जो भी है वहां पे। ठीक है, अगर आपको नॉमिनेट किया, अगर आपको नॉमिनेट नहीं किया तो आप दूसरों को नॉमिनेट कर दो। आप देख लो कि हाँ या किसी के अंदर या वो इसकी स्टोरी अच्छी है, या वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर, आप नॉमिनेट कर दो। वो शो करता है आपका सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ये शो करता है। ये नहीं कि आप जो अच्छा वहां पे बोल रहा था, डिस्कस अच्छा कर रहा था, आपने उसको उसको नॉमिनेट कर दिया तो वो आपका अगेंस्ट हो गया। ठीक है, उसको नंबर बढ़ गए, ये नंबर नहीं, इसमें आपका बढ़ गया कि आपका रीजनिंग एबिलिटी आ गई सामने, आपका सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि हाँ यू हैव नॉमिनेटेड द राइट गाई, वो दिखाई पड़ा, वो आपने आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखाई पड़ रहा है। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है। तो ये तो था बेसिकली आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। अब इसमें होता, अब मैं इनको दोनों को कोरिलेट करता हूँ कि पीपीडीटी एंड ओआईआर टेस्ट। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, अब ये 3 एसएसएल्स हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और आपका आईओ, ये तीनों वहां पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब अगर आपको ओआईआर आपकी रेटिंग 1 है, यानी कि आपने 80 से 100 के अंदर मार्क्स लेके आए हैं, तो जब आपका ये जो तीनों जो हुआ है पीपीडीटी में, तो इसमें अगर 2 लोग नो बोल देते हैं, आपका डिस्कशन भी खराब हो गया है, आपकी स्टोरी भी खराब हो गई है, और आपका आपका नरेशन या आपकी स्टोरी भी खराब हो गई। आपके नरेशन में एक एक एसेसर भी बोल देता है यार ठीक है अच्छा कर दिया, डाउट जिसको डी डी माना कि डाउट, डाउट दिखा दिया, ये ठीक है, ठीक है इतना भी बोल दिया, यस भी नहीं बोला लेकिन ठीक बोल दिया, तो आप स्क्रीन इन हो जाओगे। सिमिलरली OIR 2 है, अगर आपने स्कोर किया है तो वहां पे आपने अगर 2 ने डाउट दिखा दिया, एक ने नो बोला है, 2 ने डाउट दिखा दिया, तब भी आप हो जाओगे। इसलिए इसी तरह जो लास्ट में जो है, यानी कि आपका मान लो OIR 5 रेटिंग है, कि मतलब आपने सिर्फ आप बिलो एवरेज पुअर में आए आए 0 से लेके 20 तक ही नंबर आए, तो आपका भी पीपीडीटी में तीनों यस होना जरूरी है। कि मतलब उसमें आपने पीपीडीटी इतना अच्छा लिखा हो कि आपका स्टोरी भी अच्छी निकली, आपका नरेशन भी बहुत बढ़िया था, आपका डिस्कशन भी अच्छा था, तो मतलब ये होगा कि आपका फिर वो नहीं देखा जाता कि ठीक है OIR 5 भी है कोई बात नहीं, OIR तो कभी भी इंप्रूव हो सकता है, लेकिन आपने ये अच्छा किया तो आप रिकमेंड मतलब आप स्क्रीन इन हो जाओगे।
तो ये था बेसिकली आपका आ, जो मैंने आपको बताया कि जो कि आपका स्क्रीनिंग के बारे में। नाउ अब जब कुछ कैंडिडेट्स, फिर उसके बाद क्या होता है कि कैंडिडेट्स स्क्रीन इन हो जाते हैं। ओके, हाँ। अब ये था बेसिकली स्क्रीनिंग के बारे में। अब उसके बाद क्या होता है, एक हॉल में आपको बैठा दिया जाए बैठा दिया जाएगा, जहां पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जो स्क्रीन इन कैंडिडेट हो गए उनको वहीं पे रोक लिया जाता है, एंड जो स्क्रीन आउट हो गए उनको इमीडिएटली वहीं से रवाना कर दिया जाता है वापस। बड़ा दुख होता है, ठीक है। लगता है कि यार कितना क्या यार। मैंने देखा है वहां पे बच्चियां जो होती हैं, इवन जो लड़के भी आते हैं, देखा है मैंने, बेचारे रोते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार क्या यार साला ये जरा सा होता। तो जो बेसिकली जो मैंने आपको बताया, जो बेसिक पॉइंट्स है, हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट क्लासेस में भी, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है। जब आप स्क्रीन इन हो गए, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है कि जो स्क्रीन इन करते हैं उनको वहीं पे बैठा लिया जाता है, ठीक है। वहां पे क्या होगा, फिर आपका 10 के बैच बना देंगे। मान लो कि 40 लोग स्क्रीन इन हुए, अब 40 में 10 के 4 बैच बन जाएंगे। आपको चेस्ट नंबर री अलॉट किया जाएगा, आपको फिर से चेस्ट नंबर री अलॉट किया जाएगा। अब ये जो आपके जो ग्रुप में बच्चे जो हैं, ठीक है, अब जो ग्रुप में आपका 10 का ग्रुप बन गया, अब पांचों दिन यही ग्रुप आपका रहेगा, अब चेंज नहीं होने वाला। आपको जो चेस्ट नंबर अब अलॉट हुआ है वो आपका फाइनल चेस्ट नंबर है, क्योंकि अभी तक स्क्रीनिंग में जो भी नंबर आपको मिले, दैट इज नॉट गोइंग टू काउंट फॉर योर फाइनल एसएसबी मेरिट जो बनेगी, उसमें काउंट नहीं होगा। अब यहां से आपका खेल शुरू होगा, अब आपका यहां से शुरू होगा। नाउ अब जब आपको पता है कि मेरे अलावा मेरे ग्रुप में ये 9 कैंडिडेट्स हैं, अब आपका आ जाता है यहाँ पे सोशल अडॉप्टेबिलिटी। अब आपको जब पता है कि ये 9 कैंडिडेट्स मेरे ग्रुप के हैं, तो अब इनसे दोस्ती करो। एक तरह से पहले जैसे तो देखा होगा, आप लोगों ने क्लासेस में देखा होगा, क्लास में एक बच्चा या एक बच्ची मॉनिटर होता है, जिसको कि क्लास टीचर डिटेल करती है, ठीक है, कि भाई तुम मॉनिटर रहोगे, तुम पूरी क्लास को करो, तुम मॉनिटर हो। लेकिन एक आधा बच्चा ऐसा होता है क्लास में जो कि मॉनिटर नहीं होता, लेकिन पूरी क्लास उसी की सुनती है। वो बोलेगा यार चलो यार आज यहाँ ये खेलते हैं, तो सब उसके पीछे चल देते हैं। वो बोलेगा चलो आज गाना गाते हैं, तो सब गाना गाने लगते हैं। या फ्री पीरियड है, चलो यार हम लोग डांस, सब डांस करने लगते हैं। वो क्या है, दैट इज कॉल्ड द बॉर्न लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है ना। तो ये लीडरशिप क्वालिटी कैसे लेके आए विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ 5 डेज। वो 5 दिन तुम्हारे पास बचे, तो उस 5 दिन में ये लीडरशिप क्वालिटी कहां से आए। तो ठीक है, अब क्या करना, अब तुमको पता है जब तुम स्क्रीन इन हो गए कि मेरे अलावा अब ये 9 कैंडिडेट्स अब मेरे साथ पांचों दिन रहेंगे, मेरे सारे टास्क अब इनके साथ होने हैं। मेरा जो ग्रुप डिस्कशन होगा तो इनके साथ होगा, मेरा लेक्चरेट इनके साथ होगा, मेरे जीटीओ ग्राउंड टास्क इनके साथ होंगे, ठीक है। अब साइकोलॉजी और इंटरव्यू तो इंडिविजुअल है, लेकिन जो जीटीओ है वो तो ग्रुप में ही है, ठीक है। तो यही है, तो एक तरह से ऑफ द हैंड आप उनसे लीड लेना शुरू करो। लीड लेना इन द सेंस उनके सबके साथ दोस्ती करो, ठीक है। अब वो पता है, आए रूम में, आओ बैठो अपने दोस्त, आओ सब गॉसिप करो आपस में बैठ के, गप हंसी मजाक करो। एक तरह से एक उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करो, एक लीडरशिप का बोलो। तो उसका फायदा ये मिलेगा कि जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होंगे, जब ग्रुप डिस्कशन होगा, तो वो आपकी बात को नहीं काटेंगे, ठीक है। जब आप ग्रुप टास्क कर रहे होंगे तो आपकी सुनेंगे। जब आप उनका कमांड टास्क कर रहे हो तो आपको एज ए हेल्पर चुनेंगे, क्योंकि आपने उनसे दोस्ती कर ली, ठीक है ना। आप वो बहना सुनती रहना टाइप बन गए, उनका उस टाइप का आपने दोस्ती कर लिया, तो अपने आप मतलब एक वो बॉन्ड बना लिया तुमने आपको उसमें, ठीक है। जैसे होता है कि मतलब कभी कभी किसी के साथ ऐसे बॉन्डिंग हो जाती है, तो मतलब वो बॉन्ड बना लिया, तो वो आपको आगे बढ़ के लीड लेनी है, ठीक है, वो कर रहे। तो इसी को बोलते हैं सोशल अडॉप्टेबिलिटी, जो कि दिल से निकलती है। तो आप ऐसा करो, इसका बेनिफिट आपको होने वाला है। तो ये तो हो गया। अब क्या है कि वहां पे हॉल में बैठा के आपसे को से भरा जाएगा पीआईक्यू फॉर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, जो अभी आपसे भी यहाँ भी भरवाया जाएगा, ठीक है। अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो दो कॉपी में भरवाया जाता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जहां पे आप अपने बारे में बता रहे हैं। उसकी एक कॉपी जाती है आईओ के पास, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास, जो कि जिसके 70% क्वेश्चन आपके पीआईक्यू फॉर्म से ही बेस्ड होते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके जवाबों से निकलते हैं, ठीक है। एंड एक कॉपी जाती है साइकोलॉजिस्ट के पास। अब ये सवाल उठता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जा रही है, साइकोलॉजिस्ट तो आपसे मिल भी नहीं रहा, तो वो क्यों कर रहा है।
अब क्या है कि मैं अभी जब पीआईक्यू फॉर्म के बारे में दिखाऊंगा आपको कैसे क्या है, तो वहां से पता लग जाएगा कि साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाती है और कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्योंकि आपका जो एसडीटी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट और पीआईक्यू दोनों मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा दैट मीन्स आप झूठ बोलते हैं। ठीक है, एक तरफ आप लिख रहे हैं कि माई सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको पता ही होगा 5 सवाल होते हैं। एक तरफ टीचर्स उसमें आप लिख रहे हैं कि माई टीचर थिंक अबाउट मी, आई एम वेरी गुड इन स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। दूसरी तरफ पीआईक्यू फॉर्म में स्पोर्ट्स में आपका कुछ है ही नहीं कंट्रीब्यूशन, ना ही पीआईक्यू फॉर्म में आपका स्टडीज में नंबर भी अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे। दैट मीन्स आपके अंदर अपने को बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत है। तो मैं अभी आपके साथ पीआईक्यू फॉर्म शेयर करता हूँ सो दैट आपको पीआईक्यू फॉर्म दिखा के मैं बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा इस चीज को। तो ये है पीआईक्यू फॉर्म। सबसे पहले इसमें जो कॉलम आता है तो नेम का आता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद नीचे जो कॉलम है वो शो करता है आपका प्लेस ऑफ आपका प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। और तीनों चीज में एक चीज कॉमन है, विथ अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन। अब ये होगा कि आपकी ये पॉपुलेशन क्यों पूछी जा रही है तीनों जगह। ठीक है, क्योंकि अब क्या है कि यहाँ पे कोई आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है, नॉलेज की टेस्ट हो गई आपकी रिटर्न में। ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई पॉपुलेशन से साइकोलॉजिस्ट ये जानना चाहता है कि आप किस एरिया से आ रही हैं। क्या मेट्रो से आ रही हैं, क्या एक कस्बे से आ रही है, या गांव से आ रही है। ठीक है, तो वो चीज जानना चाहता है क्योंकि इसके इसके ऊपर भी साइक का इफेक्ट होता है। कि मान लो कि आज आप एसएसबी की प्लेटफॉर्म पे हैं, एक ही बराबर के प्लेटफॉर्म पे, वहां पे एक कैंडिडेट है जो कि मेट्रो से आया है, दिल्ली से आया है, और एक कैंडिडेट है जो कि गांव से आया है। ठीक है, लेकिन रिटर्न पास करके वहां पे वो भी खड़ा है। तो यानी कि एक जो दिल्ली वाले तो उसको ज्यादा मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज मिली, गांव वाले को कम अपॉर्चुनिटीज मिली, स्टिल आज वो वहां पे है। ठीक है ना, तो उस चीज को भी उसके दिमाग में होता है। ये नहीं कि कोई कि मतलब जो दिल्ली वाला है तो उसको कम नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड साइकोलॉजी कहता है ओके ये गांव से आ रहा है, ठीक है ये गलती कर लिया कोई बात नहीं है। और अगर कोई मेट्रो से आ रही गलती तो भाई इससे एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट चेक करता है। उसके बाद नेक्स्ट नॉर्मल वो आपका कॉलम है। उसके बाद पेरेंट्स अलाइव और नॉट। ठीक है, इधर भी बहुत ज्यादा। और जब भी मान लो पेरेंट्स में किसी की भी डेथ हुई है तो उसमें तुम्हारी उम्र क्या थी, तो ये भी बहुत चीज मैटर करती है कि आपकी साइक के ऊपर। अगर मान लो साइकोलॉजिस्ट देखता है कि उसकी आंसर्स में कुछ चीज ऐसे निकल के आ रहा है जहां पे लगता है कि इसका अनहैप्पी चाइल्डहुड रहा है, तो वो चेक करता है कि अच्छा हाँ यार इसके घर में इसके फादर की या मदर की डेथ हो चुकी थी। या आजकल तो इसमें और भी बहुत कुछ ऐड कर दिया, ये तो पुराना पीआई की फॉर्म है। आजकल इसमें ये भी ऐड कर दिया गया कि वेदर तुम्हारी मदर है वो, आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, डिवोर्सी मदर के हो या डिवोर्सी फादर के हो, या ऑर्फन हो, इस टाइप की चीज अब ऐड की कर दी गई है पीआईक्यू फॉर्म में। सो दैट पता लगता है कि आपका चाइल्डहुड कैसा बीता है, बहुत कुछ में निकल के आता है। नेक्स्ट जो है फादर मदर, उसका ऑक्यूपेशन, सिबलिंग के बारे में वो क्या है, और उनकी मंथली इनकम क्या है। ये मंथली इनकम इसलिए पूछी जाती है वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखने के लिए। ठीक है, ये कोई इसमें कोई वो नहीं है कि किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है या वीक है। ये खाली साइकोलॉजिस्ट देखना चाहता है क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी में निकल के आती है। तो वो देखना चाहता है कि ये इसलिए निकल के आ रही बिकॉज भाई ठीक है भाई इसके फादर जो है किसान है, घर में इनकम थोड़ी कम है, इसलिए निकल के आ रहे हैं, कोई बात नहीं। और अगर इसके फादर भाई एक आईएएस ऑफिसर है, भाई बहुत पैसा आ रहा है, इसका बिजनेसमैन है, मंथली इनकम कई लाख में है, स्टिल इसके अंदर पैसा का निकल के आ रहा है बार बार, यानी कि इसके अंदर लालच है, ग्रीड है। ठीक है ना, वो पैसे के लिए भागने वाला आदमी है। तो ये चीजें पता लग जाता है इससे। नेक्स्ट कॉलम जो है वो एजुकेशन के ऊपर है कि किस इंस्टीट्यूशन किया आपने, ईयर, डिविजन कितना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन,
बॉर्डर डे बॉर्डर स्कॉलर या कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, या आपको 10th 12th, आजकल 10th का नहीं है, आजकल जो न्यू पीआई की फॉर्म में आपको खाली 12th का भरना है। तो लेकिन आपको क्योंकि 12th कई लोग अभी इस समय परसुइंग होंगे कि जो भी 12th में ही होंगे, तो आप 10th का भी लिखना पड़ेगा आपको, 10th एंड 12th का। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जा रहा है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब कोई किसी का मान लो कि कोई एक कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ है, पब्लिक कॉन्वेंट अच्छे स्कूल का पढ़ा हुआ है, अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, अब वो वहां पे इंग्लिश ही नहीं बोल पा रहा, तो लगे फिर पता लग जाएगा भाई इसके अंदर तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत खराब है, ठीक है। या वहां पे और इसी जगह कोई गांव के स्कूल का पढ़ा हुआ है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है, लेकिन वो इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही है, यानी कि उसके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ठीक है। इसका ये बुरा है, आप हिंदी भी बोल सकते हो, कोई वो नहीं है यहाँ पे, कोई मीडियम सेक्शन ऐसा नहीं कि लेकिन भाई एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई अच्छे स्कूल का पढ़ा हुआ है, मीडियम इंस्ट्रक्शन उसका इंग्लिश रहा है, तो वो इंग्लिश में बोले, उसने जो स्टोरी लिखी उसमें इंग्लिश दिखाई पड़े, मिस्टेक्स कम दिखाई पड़े। अगर किसी की बार बार कटिंग है, उसमें ग्रामर सेंटेंस ठीक से नहीं फ्रेम हुआ, ग्रामर का बहुत मिस्टेक है, तो साइकोलॉजिस्ट एक बार यहाँ पे चेक करता है कि अच्छा मीडियम इंस्ट्रक्शन हिंदी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर कर देगा। लेकिन इंग्लिश है और वो है, तो फिर वहां पे फिर थोड़ा सा डाउट उठ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप पेज पलटेंगे तो एनसीसी कॉलम आता है, किसी ने अगर एनसीसी किया जरूर लिखो इधर, ठीक है। एंड उसके बाद जो अगले 3 कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हॉबीज एंड इंटरेस्ट एंड उसका को करिकुलर एक्टिविटीज। इन तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, यहीं इसमें पूरा खेल शुरू होता है कि आप स्पोर्ट्स में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, गेम्स में कितना खेलते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में खेलना, गेम्स से खेलना, वो दिखाता है आपकी टीम स्पिरिट, आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि नहीं है, आप टीम गेम खेलने वाले हो कि घर में अकेले बैठ के चेस खेलने वाले हो, ये चीजें दिखाई पड़ती हैं इसमें। तो पार्टिसिपेशन, अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपका पार्टिसिपेशन नेशनल लेवल का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए, कोई भी किस क्लास में खेला लिख दो बस, ठीक है ना। कोई अचीवमेंट है और अगर खेला अच्छा खेला है तो बिल्कुल लिखो, अगर स्कूल में कोई अचीवमेंट है, कोई आउटस्टैंडिंग वो भी लिखो उसमें। लेकिन अगर आप बोलते कि मैं तो कुछ खेलती ही नहीं हूँ, तो मतलब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, कि मतलब फिर मतलब साइकोलॉजिस्ट भी सोचेगा, साइकोलॉजिस्ट नहीं, इंटरव्यू आईओ आपसे पूछेगा आप खेलती किस तरह की हो, क्या मतलब आप खेलती नहीं हो, ये उम्र है खेले, कब खेलोगी, जब शादी हो जाएगी तब खेलना शुरू करोगी, तो ये चीज आप देखो, ठीक है ना। तो आपको खेलना है इधर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके नीचे हॉबीज एंड इंटरेस्ट। अब देखो हॉबीज और इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। हॉबीज क्या है, हॉबीज अलग होता है, इंटरेस्ट वो होता है कि जो आप भाई ऐसा आके टीवी देखना इंटरेस्ट है, टीवी देखना एक हॉबी नहीं हो सकती है, ठीक है। मोबाइल में चैटिंग करना इंटरेस्ट है, हॉबी नहीं हो सकते। हॉबी क्या होती है, हॉबी है जैसे पेंटिंग है, डांसिंग है, ये हो सकता है आपकी हॉबी, कुकिंग है, इसके अलावा राइडिंग है, स्विमिंग है, बहुत सारी हॉबीज होते हैं, फोटोग्राफी है, ट्रेकिंग है, एडवेंचर एक्टिविटी, साइकिलिंग है, ये सब हॉबीज हो सकती है। तो ये भी आपको देखना है। अभी मैं हॉबीज पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि आपको करना क्या है यहाँ पे, कि अब ऐसे, क्योंकि आप यहाँ पे इंटरव्यू आईओ के सारे क्वेश्चन इसी में बेस्ड होंगे, स्पोर्ट्स एंड गेम, हॉबीज एंड इंटरेस्ट एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज वो एक्टिविटी होती है जो कि आप ग्रुप में परफॉर्म करते हैं। जैसे आप मान लो कि आपने स्कूल में एनुअल डे में पार्ट लिया है, डिबेट में कम पार्ट लिया है, ड्रामा में पार्ट लिया है, या कहीं किसी कैंप में अटेंड किया है, या किसी फंक्शन फेस्ट में आपने किया है, या किसी प्रोजेक्ट में आप थे, तो वो दिखाता है ग्रुप एक्टिविटी। तो अगर वो है तो इसमें जरूर लिखो उसमें, ठीक है। उसके नीचे फिर आ जाता है कि आपने कोई इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं है। मान लो आप स्कूल में हो, स्कूल कैप्टन हो, स्कूल वाइस कैप्टन हो, या हाउस कैप्टन हो, या एनसीसी में आप सार्जेंट हो, कॉपुल हो, वो इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई स्कूल में ली हो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट तो एसएसबी का है, जो कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ठीक है। अब देखो कॉमन हॉबीज लोग क्या क्या लिखते हैं, तो उस पर मैं थोड़ा डिस्कस। कई लोग लिखते हैं रीडिंग, अरे फंस जाओगे भाई, कोई एक किताब पढ़ के रीडिंग हॉबी नहीं हो सकती है। अब वो तुम रीडिंग बोलो तो सबसे पहले फिर आईओ पूछेगा कौन सी किताबें पढ़ी है आपने, पिछली 5 किताबें बताओ जो आपने पढ़ी है, उससे क्या सीखा है, ठीक है। बेस्ट सेलर आजकल को कौन कौन से चल रहे हैं, आप क्या पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ती हैं कि वो पढ़ते हैं। कई लोग लिखते हैं कि इसमें कि भाई मैं तो वो क्या वो दिखाने के लिए बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, सर मैं फिलोसफी की किताबें पढ़ती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि सर मैं वो धार्मिक किताबें पढ़ती हूँ। अब आयोग पूछ लेगा उसमें, अच्छा धार्मिक तो बताओ अश्वत्थामा कौन था, ठीक है। अब लोग उसको ये नहीं पता कि अश्वत्थामा कौन था, अब तुम कहते हो कि तुमने पूरी गीता पढ़ी हुई है, तुमने महाभारत पढ़ी हुई है,
तो तुमको इतना ही नहीं पता है तो किसको बेवकूफ बना रहे हो? ठीक है। कई लोग लिखते हैं पेंटिंग। अब पेंटिंग भी देखो बहुत बड़ी हॉबी है। फिर क्या पेंट करते हो, कौन कौन से कलर्स यूज करते हो? ठीक है। क्या आपका मतलब पेंट करते समय क्या बैकग्राउंड होता है? बैकग्राउंड इन द सेंस कि आप क्या मतलब नेचर को पेंट करते हो या पोर्ट्रेट बनाते हो लोगों का, या नॉर्मल सड़कें पेंट कर रहे हो, क्या पेंट कर रहे हो? तो ये भी एक बहुत बड़ी हॉबी है। कई लोग लिखते हैं ड्राइंग, क्या ड्रॉ कर रहे हो? अगेन वही चीज आती है, स्केचिंग। फिर क्या स्केच करना है, आप एक स्केच करके दिखाओ मुझे, आइयो पूछ सकता है। तो वहां सब पकड़े जाओगे। कई लोग ठीक है, डांसिंग। अब डांसिंग में आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि सर या तो कोई अच्छा डांस होता है। अब ये सर मैं बारात में नाचती हूँ तो लगाए जब लिपस्टिक उसमें मैं करती हूँ, ज्वेलर टाप लगा लू मैं डांस करती हूँ, ये कोई वो नहीं है। यहाँ पे डांसिंग मतलब इट शुड बी प्रोफेशनल काइंड ऑफ थिंग। ये नहीं कि सर मैं बारातों में नाच लेती हूँ या स्कूल में क्लास जब नहीं होती तो डेस्क बजा बजा के नाचते हम लोग। भाई कोई अगर फॉर्मल ट्रेनिंग ले रहे हो नाच की, ठीक है, भरतनाट्यम सीख रहे हो या इवन कंटेम्प्रेरी डांस सीख रहे हो, बॉलीवुड डांस सीख रहे हो, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हो तो वो लिखो इसमें। ठीक है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी कई लोग लिखते हैं, अरे अब वही फोटोग्राफी मोबाइल से फोटो खींचना फोटोग्राफी नहीं होती। सेल्फी लेके पाउच बना के फोटो खींचना वो नहीं होता है। ठीक है। तो या टिकटॉक के बनाना वो फोटोग्राफी नहीं होती। फोटोग्राफी मतलब प्रॉपर टाइप कैमरा लेके होते हैं। वो कैमरा के बारे में पूछेगा, लेंसेज के बारे में पूछ सकता है। कुकिंग, अगेन कई लोग लिखते हैं कुकिंग। अब कुकिंग में ये नहीं कि सर मेरी मम्मी जब कभी कभी किचन में होती तो मैं उनको हेल्प कर देती हूँ, ये कर भाई कुकिंग एक प्रोफेशन एक तरह से है। तो प्रॉपर मतलब आपको कुकिंग मतलब पूछेगा कुकिंग के ऊपर, आपको आना चाहिए। ठीक है। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मतलब कई लोग लिखते हैं ट्रैवलिंग, या ट्रैवलिंग अब पूछो कहाँ का ट्रैवल किया, सर मैं अभी वैष्णो देवी गई थी। ये कोई ट्रैवलिंग हॉबी नहीं है, ये तो भाई तुम अपने पेरेंट्स के साथ गए थे। भाई ऐसे तुम कैसे ट्रैवलिंग वो करना चाहोगे? उसमें डिटेल में सेम ट्रैकिंग का भी है। अब प्लेइंग चेस के लोग लिख देते हैं। अब वो चेस के बारे में ऐसे सवाल पूछने लगेंगे कि आप बोल नहीं पाओगे फिर। ठीक है। तो अब वो चेस सेम, कई लोग डायरी राइटिंग लिखते हैं। अब वो पूछेगा कल आपने डायरी में क्या लिखा है, तो पूछते हैं ऐसे, कल आपने डायरी में क्या लिखा है? अब आपके पास सर अब इतना नहीं होगा, सर मैंने तो कल सर मैंने पिछले 2 दिन से डायरी, तो हाउ कैन इट बी योर हॉबी? डायरी राइटिंग से आपसे क्या सीख रहे हैं? कुछ डायरी राइटिंग से आप सीखते नहीं हो, वो आपके अपने इमोशन आप लिख रहे हो, बस सीखते नहीं हो। ठीक है। तो ये चीज क्या है, कई लोग योगा लिखते हैं फिर योगा के बारे में पूछे। तो ये सब हॉबीज हैं। तो इसको आप सोच समझ के जहां पे आप बोल सको, तो इसलिए मेरा पीआईक्यू फॉर्म का दिखाने का मेन मुद्दा यही था, जहां पे आप बोल सको, जहां पे आप एक्सप्रेस कर सको, तो वो चीज आपकी होनी चाहिए। क्योंकि ये 3 चीज आपको जो मैंने बताई थी कि आपको जो ये 3 चीज यानी कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हॉबीज एंड इंटरेस्ट एंड को करिकुलर, ये पूरा ही आपका आयु पूरा क्वेश्चंस निकालेगा इसी में। और साइकोलॉजिस्ट भी आपका पीआईक्यू जब वो आपका जो एसेस करता है, जब जब आपका डोजियर, साइकोलॉजी टेस्ट का जो डोजियर होता है, जब उसको एसेस करता है तो सबसे पहले आपका पीआईक्यू फॉर्म पढ़ता है, फिर आपका एसडीटी पढ़ता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट पढ़ता है। वो आप वो उसको थोड़ा सा पता लग जाता है कि आप क्या हो। फिर उसके बाद आपका टीएटी पढ़ता है, क्योंकि टीएटी ही मेन होता है। वो अभी मैं अभी आके आपको पूरा समझाता हूँ कि टीएटी के साथ कैसे डील करना है, वो मैं कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका पीआईक्यू फॉर्म। ठीक है। अब ये भरवा के उसके बाद नेक्स्ट जो ये आपका डे 1 होता है, डे 2 से आपका साइकोलॉजी टेस्ट शुरू हो जाता है। साइकोलॉजी टेस्ट है स्टार्ट विद टीएटी सबसे पहले होता है। ठीक है। नाउ 70% मार्क्स आपके साइकोलॉजी टीएटी से ही मिलते हैं। टीएटी से ही आपकी पूरी साइकोलॉजी एसेस की जाती है। बाकी 10-10-10 वो खाली कंफर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है ना, वो खाली कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। वहां से कंफर्म किया जाता है वेदर आपकी जो साइकोलॉजी बनी टीएटी पढ़ के, आपका पीआईक्यू पढ़ के, आपका एसडीटी पढ़ जो साइकोलॉजी बन के निकल के आ रही है, तो उसको साइकोलॉजिस्ट कंफर्म करता है कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो डब्ल्यूएटी और एसआरटी और एसडीटी पढ़ के कंफर्म करता है कि हाँ, जो मैंने जो फैक्टर्स जो ओएलक्यू के बारे में मैंने बताया था कि वो चीज निकल के आ रही नहीं निकल के आ रही, तो वो वहीं से कंफर्म होती है। तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है। मेन आपका टीएटी टेस्ट है। तो अब जो नेक्स्ट 2 सेशन होंगे खाली टीएटी के ऊपर ही होंगे। अब कल परसों जो हम सिर्फ टीएटी में कि अब टीएटी को कैसे हैंडल करना है, पिक्चर को कैसे फ्रेम करना है, किस किस तरह की पिक्चर आती है, ये एक बार आपका फंडा क्लियर हो जाएगा तो कोई भी आपको पिक्चर दिखा दी जाएगी। अब आपको पता है कि मुझे करना क्या है।
तो कल मैं इस पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं पिक्चर दिखा के डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि देखो जब आती है ऐसे पिक्चर जब आती है तो इसमें आपको कैसे व्हाट लेड टू दैट सिचुएशन, नेक्स्ट कैसे, और कैसे इसमें आपके OLQs निकल के आते हैं। अब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने स्टोरी लिख दी और उसके ऊपर जैसे नमक छिड़कते हैं वैसे आपने OLQ छिड़क दिया, वो चीज नहीं। आपकी स्टोरी के अंदर से निकल निकल के आना चाहिए। तो कल हम सिर्फ TAT पे डिस्कस करेंगे एंड परसों भी TAT के ऊपर 2 दिन हम TAT पे डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था मेरा आज की तरफ से। अब किसी को कोई डाउट है दे कैन रेज द हैंड, बोल सकते हैं। अभी कोई पूछना है तो पूछो। यस, स्वीटी कुमारी। हाँ स्वीटी कुमारी, हाँ पूछना। अरे माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। ऑन है सर। हाँ बोलो बोलो, सुनो आवाज आ So रही है। yes sir. So if I have been practicing yoga for 2 years, so may I write this in my hobby? बिल्कुल बिल्कुल, यू डू बिकॉज यू हैड बीन प्रैक्टिसिंग योगा, यू कैन स्पीक अबाउट योगा में, तुम बात कर सकती हो, यू कैन से अबाउट योगा, यू शुड राइट योगा एज योर हॉबी। ओके Yes sir. Actually, I आद्या। have been practicing. हाँ Okay हाँ sir. Okay sir. ओके आद्या। Jai Hind, sir. जय हिंद। Sir, can writing poems be a hobby? हाँ अब ये देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइटिंग पोएम्स कैन बी हॉबी, लेकिन आप अगर राइटिंग पोएम यू रिक्वायर, मतलब अगर अच्छा लिखती हो, व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री लिखती हो बताओ आद्या। Sir, I shall dictate any one poems of mine. नहीं मतलब व्हाट काइंड ऑफ, मतलब नेचर के ऊपर लिखती हो कि पॉलिटिक्स के ऊपर लिखती हो, किसके ऊपर पोएम लिखती हो, व्हाट इज योर बेस ऑफ Mostly nature, sir. ठीक है, नेचर के ऊपर Nature लिखती हो। and people around me. Yes, sir. ठीक है, पीपल अराउंड यू ना। अगर इफ यू हैव दैट हॉबी और पोएट्री तुम लिख सकती हो, तो दैट मीन्स आपका TAT में स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक Yes, है, sir. दैट Yes, मीन्स sir. आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो वहां पे भी दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर TAT। ठीक है, तो वो Okay. चीज आनी चाहिए। तो पोएट्री कैन बी So, हॉबी, कोई इसमें वो नहीं है। हाँ या another question. Sir, I'm a professional badminton player. So, if I write my TAT story or WAT story, can it revolve around like discipline, sportsmanship, and stuff like that? नहीं, वो मैं आऊंगा, मैं जब कल डिस्कस करूंगा TAT के ऊपर, देन विल डिस्कस दिस कि TAT क्या है, व्हाट इज द ब्लैंक स्टोरी। जो 12th जो होती है ब्लैंक स्टोरी क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ब्लैंक स्टोरी Right. साइकोलॉजिस्ट ब्लैंक स्टोरी सबसे पहले पढ़ता है। इस लास्ट स्टोरी, ब्लैंक स्टोरी लास्ट क्यों है, पहले क्यों नहीं कर दी गई, ब्लैंक लास्ट रखने कोई पर्पस है। तो कल मैं उसमें दैट आई विल डिस्कस इन TAT पार्ट। ठीक है, कल मैं डिस्कस करूंगा Okay, sir. इसको। Okay, sir. ओके सुनीता। Then, sir, जैन। can we write sketching as a hobby also if we do it like twice or thrice in a week whenever we get time? नहीं सुनीता, लेकिन इसके लिए तैयार है, यू कैन राइट डाउन स्केचिंग एज अ हॉबी, लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर, मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्केचिंग यू आर राइटिंग। ठीक है, एंड स्केचिंग के लिए व्हाट व्हाट मतलब किस टाइप की पेंसिल्स यूज होती हैं। ठीक है, देयर आर वेरी लाइक 2B 3B 6B 5B, कौन सी पेंसिल यूज होती है स्केचिंग के बारे में यू शुड हैव नॉलेज। अब ऐसे नहीं कि मैं स्केचिंग क्या करता हूँ पेन से बना के कुछ करे, तो व्हाट काइंड ऑफ स्केचिंग, क्या स्केच करती हो। ठीक है, कई लोग होते हैं दूसरों का चेहरा स्केच करना पसंद करते हैं, कई लोग होते हैं ठीक है बाहर एनिमल्स एंड बर्ड्स को स्केच करना पसंद करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्केचिंग एंड विच ऑफ पेंसिल्स यूज, व्हाट इज द कैनवस कौन सा यूज होता है, उतनी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो दिखेगा कि यू आर सीरियस अबाउट योर हॉबीज, नहीं तो लगेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग यू हैव रिटन। ठीक है, ओके So, या can we write any sort of sports that we are playing in our hobbies also? स्पोर्ट्स। Sir, sports. So, any game that we have played in various events up to हाँ, you can national. write. हाँ यू कैन राइट, मतलब नेशनल क्या, अगर नॉर्मल स्कूल लेवल पे भी खेला है, मैं तो बोलता हूँ कि इनफैक्ट अगर कोई तुमने अपने मोहल्ला लेवल पे भी खेला, राइट ऑन दैट। ठीक है ना, बिल्कुल लिखो उसमें, अगर बिकॉज अभी भी योर एनडी कैडेट्स हो तुम लोग, या इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि आप नेशनल लेवल पे होगे। ठीक है, अगर तुम उस लेवल पे खेलते हो ठीक है, फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वी वांट टू सी वेदर यू प्ले और नॉट। ठीक है, ये देखी जा रही है। ओके स्वीटी अगेन, या हो गया ना स्वीटी। Yes सुष्मिता, sir. सुष्मिता जय हिंद सर।
And So my doubt was the same. Like I have played a lot of sports on the school level, and also a sport I have played in the national level. So what preference should I give to the sports column? write down सब कुछ लिखो. Whatever sports you have played at the school level, national level, write down. भर दो उस कॉलम को पूरा. Okay, sir. ठीक है So ना? and okay, and the hobbies must include the kind of activities we do in the daily life. For example, cycling and those things. अब देखा ना, हॉबी इज अब साइकिलिंग जो है, ठीक है, हॉबी इज व्हाट टू डू एट अ फ्री टाइम. ठीक है, हॉबी वो होती है. ठीक है, आप फ्री टाइम तो आप साइकिल उठा के तो चल नहीं देते होगे, है कि फ्री टाइम में लोग घर में बैठे होते हैं यार, है कि. अब हॉबी में कई लोग होते हैं वॉचिंग स्पोर्ट्स ऑन द टीवी. भैया आते घर में आए, चलो खोल के भैया आज फुटबॉल मैच देखते हैं, क्या चल रहा है फुटबॉल मैच. ठीक है ना, दैट वो एक हॉबी हो सकता है. कुकिंग एक हॉबी हो सकती है. ठीक है, रीडिंग एक हॉबी हो सकती है. साइकिलिंग एक स्पोर्ट्स है. ठीक है, साइकिलिंग हॉबी. कई लोग साइकिलिंग को क्या कहते हैं, जब इंटरव्यू में पूछते हैं, अगर कई लोग लिखते हैं साइकिलिंग, आईओ पूछता है ओके कब साइकिल करते हो, सर मैं शाम को दूध लेने जाता हूँ साइकिल पे. ये कोई हॉबी नहीं हुई. ठीक है, सर मैं वो शाम को घर की सब्जियां लेने साइकिल पे चला जाता हूँ. ये दिस नॉट योर हॉबी. वो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी लाने के लिए. दैट्स अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. दैट्स नॉट योर हॉबी. तो साइकिलिंग हॉबी तब होता है. अब फिर अगर साइकिलिंग हॉबी है, देन ही विल स्टार्ट आस्किंग ओके कौन सी साइकिल है तुम्हारे पास. यू विल से सर मेरे पास ये हीरो की साइकिल है. ओके कितने गियर्स हैं उसमें. अब बोलोगे सर उसको गियर ही नहीं है, तो व्हाट काइंड ऑफ हॉबी. अगर तो साइकिलिंग तुम्हारी हॉबी होती तो आप गियर वाली साइकिल खरीदते. फिर वो पूछेगा टायर की विड्थ कितनी है, अगर वो है, अगर उसमें तो टायर की विड्थ कितनी होती है, उसका प्रेशर कितना होता है. ही विल स्टार्ट आस्किंग यू. ठीक है, कब कहाँ का तुम साइकिलिंग करते हो, कब करते हो. दैट बिकम्स, आप खुद ही अपने माया जाल में फंस जाओगे उसमें. ठीक है, तो साइकिलिंग को थोड़ा सोच समझ के, कि मतलब घर से ये नहीं कि बस शाम को ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं तो साइकिल से जा रहे हैं, तो दैट बिकम्स अ हॉबी. नहीं, दैट्स एट दैट टाइम इट्स अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, नॉट एट हॉबी. ठीक है, अगर कोचिंग में साइकिल से जा रहे हो, अगर कहीं स्कूल में अपने साइकिल पे जा रहे हो, दैट्स नॉट योर हॉबी. दैट्स जस्ट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दैट्स ऑल. गॉट इट? हाँ. एनीथिंग Okay, sir, एल्स? thank you. Sir, one more question I had. Sir, and also I go for like the details which you asked now, I am aware of those details, but any extra details we need to know about if I write these things, because I go every day with my friends, or whenever I have a free time, I go for that, not for the responsibilities I have been given for. ओके, साइकिलिंग. Yes, sir. अब साइकिलिंग पे लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन कम. ठीक है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन कम. ओके, वो So, sir, I पूछेगा should avoid it? नहीं, अवॉइड. ओके, मैं अभी पूछता हूँ कि ओके एनी साइकिलिंग एक्सपीडिशन यू took tell me, narrate me a cycling expedition you took with your friends. So we कहीं गई हो? went last week. We went for on Sundays, actually, more or less. On Sunday mornings, we have a hill nearby our house, so we go over there every day, and there are a lot of hills basically nearby my house. एवरी डे जाने की क्या जरूरत है? Not every day, every Sundays, every Sunday mornings. ओके, ठीक है. देन बोलेगा ओके जब जा रहे तो व्हाट ऑल precautions you are going to take, what all equipment you are going to carry. Supposing cycle कहीं पंचर हो जाए, how you are going to react to that? So that can be a bit tricky question, yes. ठीक है, तो you can always write, लेकिन अगर कुछ बेटर चीज है नहीं, इफ यू कैन झेलो ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस देन देयर इज नो इशू. लेकिन आते हैं क्वेश्चंस आंसर. ठीक है, विल डिस्कस लेटर इसके बारे में. Thank you so much. Jai Hind, ठीक है, जय. ओके, आस्था. Jain sir. Sir, can Jai. we put learning or solving different kinds of Rubik's Cube as our hobby? रूबिक्स क्यूब यार, अभी तुम बच्चे नहीं हो यार. हाँ, यू आर इन 12th. No, sir, ठीक they है, are अब Rubik's Cube. यार based. कोई बोले कि रीडिंग वॉचिंग टॉम एंड जेरी, छोटा भीम एंड ये सब इज माय हॉबी. यार यू नॉट चाइल्ड, यू आर 12th क्लास में हो. रूबिक्स क्यूब वगैरह इज नॉट ए हॉबी. अच्छा, जब भी टाइम मिलता है रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने तो उसमें क्या अटेन किया तुमने? ठीक है, यू कैन ऑलवेज ऐड कर सकते हो उसमें वाइल मतलब कॉमा देके, लेकिन डोंट मेक इट एज योर मेन हॉबी. ठीक है, आज तो फ्री टाइम में क्या करती हो? Sir, what about running? नहीं, दो मिनट फ्री टाइम में क्या करती हो? रूबिक्स क्यूब जैसे है कि वो तो भाई तुमने सॉल्व किया, 10 मिनट में सॉल्व हो गया. अब क्या करोगे? तो सॉल्व हो गया, रख दिया किनारे, फिर क्या करोगी? नाउ कमिंग टू रनिंग. ठीक है, रनिंग अगेन स्पोर्ट्स आता है. अब तुम फ्री थक के आई हो,
हाँ फिर भागने दौड़ जाओगे भाई। हॉबी वो होती है कि फ्री टाइम पे क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग एट द फ्री टाइम। वंस यू आर मतलब फ्री, कहीं इसको नहीं है, तुम घर पे आए हो फ्री हो तो क्या करोगे, ठीक है। अब जब घर में आए हो क्या करोगे, तो तुम भागने चले जाओगे, ठीक है ना। तो अब ये सब देखो, रनिंग कांट बी हॉबी, इट्स अ स्पोर्ट, ठीक है। तो हॉबी कोशिश करो कि मतलब जहां पे क्रिएटिविटी यूज हो रही है, जहां पे तुम अपना दिमाग लगा रहे हो, जहां पे यू आर लर्निंग समथिंग, ऐसा कुछ हॉबी वो करना है, ठीक है, जहां पे लर्निंग कुछ है। और इट Excuse me, आस्ता, sir. हाँ या स्वीटी। Sir, I used to play chess, so may I write that? यू लिखो चेस, फिर जो सवाल करेगा यू शुड बी एबल टू आंसर, क्योंकि चेस के ऊपर बहुत सवाल उठ जाएंगे, ठीक है। यू शुड नो द गेम प्रॉपरली। अब वो पूछेगा, ठीक है, कि चेस में तो बहुत क्वेश्चन कि लेटेस्ट अभी क्या है, इस मूव को क्या कहते हैं, उस मूव को क्या कहते हैं, देयर आर सर्टेन मूव्स इन द चेस, यू शुड नो अबाउट दैट, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। ओके, आई थिंक वी शुड एंड द सेशन हियर टुडे, एंड टुमारो विल बी ऑन द टीएटी। तो मैं पूरा फंडा तुम्हारा आप लोगों का क्लियर करूंगा, टीएटी में करना क्या है, ठीक है, सो दैट ये पता लग जाए कि हाँ देखो टीएटी ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ओके, वी एंड द सेशन टुडे। ओके, जय हिंद। Jai Hind, sir. Thank you. Thank you.